here for political science lecture number 9 probably, which will be on forms of government. I just don't know if anyone is okay. So I would wait for you people to join. Okay, here we go. And then I'll begin the lecture. What time is it? 9:02. Okay. Walaikum assalam, Arsalan. Walaikum assalam. So sorry for a long break. Probably 9 days की break थी or something. But मुझे ज़रूरत थी सो इसलिए और कुछ काम भी करने थे. Anyways, आज हम लोग अपना फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट शुरू करेंगे टॉपिक, और जिसमें आ जाएगा डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज़म, ऑटोक्रेसी और ऑटोक्रेट जिसको आप कहते हैं. और उसके अलावा हम लोग इसमें आज कवर करेंगे, विल ट्राई टू कवर फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों में क्या फ़र्क है. वैसे तो बहुत दफ़ा डिटेल से बताया, लेकिन आज हम लोग उसको सिस्टमैटिकली लेके चलेंगे. ओके, और फिर कल इंशाल्लाह इसकी जो बाकी 3 टाइप्स रह गई हैं, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ लेकिन फिर भी करवा दूँगी, वो कवर करेंगे. और लास्टली डेमोक्रेसी क्योंकि बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, अब हर बंदा इसके ऊपर बात करता है, सो आई डिडंट फील कि मुझे सबसे पहले उसको करना चाहिए. सबसे पहले हाँ, एक चीज़ लास्ट वाले टॉपिक में रह गई थी, पॉलिटिकल एलीट. बाकी सब चीज़ें तो सेकंड वाले चैप्टर टॉपिक में हुई हैं, जो कि है रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, और ये चीज़ें आपको पता है ये क्या हैं, ये क्या काम करते हैं, हमने डिस्कस भी किए हैं. सो सॉरी. यस, ऑडियो लेक्चर बिकॉज माई लैपटॉप डिच्ड मी अगेन. और लेकिन मैं स्लाइड्स बाद में अपलोड कर दूँगी. मैं नहीं बना सकी, मेरा लैपटॉप जो है वो रिपेयरिंग वाले की, उसकी बैटरी का इशू है अगेन, वो उसके पास पड़ा है, वो कल आएगा, बट मैं स्लाइड्स बना के अपलोड कर दूँगी लेटर. एनीवेज, वो सब चीज़ें तो हम लोगों ने कवर की हुई थी. एक उसमें सब टॉपिक रह गया था मेरा, जो मैं बाद में देखा तो उसमें लिखा हुआ था, मैंने कहा वो कवर कर दूँ, पॉलिटिकल एलीट. कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि, या मे बी उनको डिफरेंट लगे कि पॉलिटिकल एलीट बेसिकली होता कौन है. पॉलिटिकल एलीट जो है बेसिकली वो सिर्फ मिलिट्री का ही नहीं होगा कि जो मतलब रूल करता है और लिमिटेड पावर्स इंजॉय करते हैं. पॉलिटिकल एलीट हर वो टॉप ब्रास होगी, पॉलिटिकल पार्टी की हो, प्रेशर ग्रुप की हो, जो कि इस पार्ट का हिस्सा है. पॉलिटिकल पार्टी का वो टॉप ब्रास हो या टॉप ब्रास मिलिट्री की हो, वो जो पावर एक्सरसाइज करते हैं. मैं आगे आपको उसकी डेफिनेशन बता दी हूँ कि दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड प्रोसेसेस. ट्रेडिशनली जो थे वो हमेशा मिलिट्री रूलर्स ने इन्फ्लुएंस किया है पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को. नेशंस की जो पॉलिटिकल और सोशल लाइफ थी उसको हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स ने इन्फ्लुएंस किया है. इसलिए हम लोग, अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो हम लोग कहेंगे कि सिर्फ मिलिट्री ही पॉलिटिकल लीड है, और वो या लीड है जिसको हम सिर्फ बोलेंगे पावर एक्सरसाइज करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है. बट थोड़ा सा अब टाइम डिफरेंट हो गया है, तो इसमें सिर्फ अब पॉलिटिकल एलीट नहीं होगी, इसमें वो MNCs के हेड भी होंगे, जिसको आप कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके CEOs हो सकते हैं. इसमें रिलीजियस लीडर्स जो हैं उनका इन्फ्लुएंस आ गया है, वो आपकी सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ इफ़ेक्ट करते हैं. इसके अलावा और कौन हो सकता है इसमें. Okay, they join hands with, in modern times, the military leaders join hands with industrial, religious, and other social groups. They control political power and economic resources of their states. So, अब जो है वो एक ग्रुप टॉप का बन गया है, जो बेसिकली पावर एक्सरसाइज करता है, जो पावर को इन्फ्लुएंस करता है, जो इंडिविजुअल्स की, सिटीजन्स की लाइफ शेप करता है. पॉलिटिकल पार्टीज पेनिट्रेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड सोसाइटी. देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस के उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका के वो रिप्रेजेंट करती हैं सिटीजन्स को, उनकी विशेस को, उनकी डिज़ायर्स को, उनकी नीड्स को. सो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो टॉप ब्रास होती है, बेसिकली जैसे इमरान खान की पार्टी में देख लें, ये फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन और जो भी उनकी टॉप ब्रास है इस टाइम जो डिसीजन लेने वाली है, वो PTI की पॉलिटिकल लीड होगी. PPP में बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर, शाह महमूद कुरैशी कह गई सॉरी, कमर जबान काहिरा, शीरी मज़ारी या रहमान है, कुछ इस तरह ही है. ये जो हैं, ये जो सीनियर लीडरशिप आप कह लें, ये पॉलिटिकल लीड होगी
पीपीपी की। नून लीग में आपको नवाज़ फैमिली ही नज़र आएगी, और उनमें मज़ीद ऐड कर लें तो राना सनाउल्लाह और ये कुछ जो और कौन से वज़ीर, इसहाक डार, ये सारे मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी की टॉप ब्रास है, ये पॉलिटिकल एलीट है, ये पावर एक्सरसाइज करती है, ये डिसीजन लेती है। इनकी आप कह लें इन समथिंग इन से कि नेशनल लीडर टाइप ही कह लें कि इनकी जो स्पीचेस हैं, इनकी जो डिसीजंस हैं, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि आपने देखा था जब बेनज़ीर ऑफ कोर्स जब उनकी डेथ हुई थी तो सिंध में एक लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करती थी, वो थी तो वो नेशनल लीडर, लेकिन उस प्रोविंस की उनके साथ जो एफिलिएशन थी वो इतनी ज़्यादा थी क्योंकि वो उस प्रोविंस से बिलोंग करती थी। सो सिंध में, कराची में वो बैंक लूटना और वो सारी डिस्टर्बेंस, क्योस, ये सारा ये उससे ये पता चलता है कि उस सोसाइटी में जो पॉलिटिकल लीड थी जिसमें बेनज़ीर जिनका पार्ट थी, उसका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा था, वो कितनी ज़्यादा पावर रखती थी। किसी को नहीं कहा कि ये ज़बरदस्ती की थी कि वो सब क्योस करे, वो सब कुछ करे, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर का और वो सब जो लड़ाई फसाद और कत्लो फसाद था वो सब, लेकिन वो शी वॉज लीडर, तो वो उसकी वजह से वो सब हुआ था। एनीवेज, in every political party there are always some individuals or leaders who will dominate it, call it iron law of oligarchy. ओलिगार्की में आगे हम लोग अरिस्टोटल का जब वो पढ़ेंगे तो उसमें ओलिगार्की जो है बकौल अरिस्टोटल के सर्कल साइकिल के, ओलिगार्की जो है वो बायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, और वो जो फ्यू होते हैं वो टोटली रूल करते हैं। सो हम लोग हर पार्टी में देखते हैं ये ओलिगार्की होती है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। सो ये जो है उन्होंने ऑथर्स ने इसको मज़हरुल हक़ की बुक में भी इसको दे हैव कॉल्ड इट आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कोट एंड कोट इसको कर दें। ये आर मिचेल्स की बुक है, पॉलिटिकल पार्टीज़, आर मिचेल है MICHELS, उसकी बुक है पॉलिटिकल पार्टीज़। उसमें ये जो वर्ड है, ये जो कोट है, ये यूज़ की गई है कि ये जो टॉप ब्रास होती है हर पॉलिटिकल पार्टी में, इसको उन्होंने बोला है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कि ये होगी ये आप रिमूव नहीं कर सकते इन डेमोक्रेसी। वेयर देर इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड देर इज़ ओलिगार्की। अब वो फिर ये कहते हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आप ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस तरह ये रन करती है सब कुछ, वो कहते हैं कि वैसे भी इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में भी देख लें कि जहाँ कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक हायर हायरार्की होती है, वो सब के सब पावर डिसीजन लेते हैं और सब कुछ, और पावर डिवाइड होते होते नीचे आती है। सो ये टॉप ब्रास हमेशा रहती है, और इसी को उन्होंने ओलिगार्की भी बोला है। फिर वो कहते हैं कि डेमोक्रेसीज विल बी डोमिनेटेड बाय ग्रुप्स। आप सबको पता है कि चाहे कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, कुछ मखसूस लोगों का ग्रुप होता है ऑन द टॉप, दे टेक डिसीजंस, और फिर फॉलोअर्स के थ्रू, जिसको आप कारकुन कहते हैं, और जो वॉलंटियर्स भी होते हैं उनके थ्रू सारा जो इन्फ्लुएंस या जो डिसीजंस हैं वो नीचे तक, रूट तक आते हैं। एनीवेज, ये बस थोड़ा सा मैंने समझाना था कि पॉलिटिकल एलीट बेसिकली होती कौन सी है। अब रियल टॉपिक की तरफ आते हैं। उससे पहले दो चीज़ें बता दूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि दो बातें जो हैं वो मैंने अपने लेक्चर में मिस कर दी थी। हमारे यहाँ यूके, और इस यूके में नहीं, इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह की गवर्नमेंट्स में एक चीज़ है मिनिस्टर ऑफ लॉ ऑफ स्टेट और फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फेडरल मिनिस्टर में जो डिफरेंस है बेसिकली वो ये है कि क्योंकि डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि आप ब्यूरोक्रेट्स को और जिसको आप टेक्नोक्रेट्स कहते हैं उनको ऐड कर लें अपनी कैबिनेट में, बट वो जो एरिस्टोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो अपनी फील्ड के माहिर होते हैं, वो थ्रू इलेक्शन नहीं आते, वो शॉर्टकट के थ्रू आते हैं, जिनको जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बहुत से लोगों को अपनी कैबिनेट में ऐड किया हुआ है जो कि इलेक्शन के थ्रू नहीं आए। और वो जैसे कि ये चेयरमैन जो हैं वज़ीर ख़ज़ाना की जगह उन्होंने शब्बर ज़ैदी हैं, कौन है, उनको लगा दिया है, और इस तरह। और फिर हमारे पास फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हैं जो ये भी इलेक्शन के थ्रू नहीं आई। सो आइदर फॉर पॉलिटिकल रीजंस जैसे कि फिरदौस आशिक अवान, और फॉर द सेक ऑफ कि वो अपनी उस डिपार्टमेंट को अच्छी तरह चला सकें, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में
कुछ लोग शॉर्टकट के थ्रू आते हैं, वो फेडरल मिनिस्टर्स नहीं होते, उन्हें कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और ये इन प्रैक्टिकल सेंस उनके पास वो सारी पावर्स होती हैं, बट इन थ्योरी और इन कॉन्स्टिट्यूशनली उनको आप फेडरल मिनिस्टर नहीं कह सकते। सो हमने एक नई टर्म ड्राइव की है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उर्दू में कहें तो वज़ीर ममलिकत। ये इंडिया में भी होता है, ये यहाँ पे भी है। हम लोग उनको कहते हैं वज़ीर ममलिकत, जो है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो कोई भी हो सकता है। ये लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में, कैबिनेट के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक प्रैक्टिकली एक रूल है कि फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में डिफरेंस होगा। थ्योरेटिकली वो, क्योंकि उनकी पोजीशन सेम नहीं है लीगली लेजिटिमेसी वाइज, बट प्रैक्टिकली वो पावर्स इंजॉय करते हैं। दूसरा, जुडिशरी में एक वर्ड रह गया था मेरा बताना, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट बेसिकली ये हाईएस्ट कोर्ट को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक और कॉमन नाम है। आप इसको सुप्रीम कोर्ट की जगह लिखने की जगह आप एपेक्स कोर्ट कह देते हैं, शॉर्ट है, न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एपेक्स कोर्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक उन्होंने सिनोनिम उसका ढूंढ लिया है कि ज़्यादा इजी है, तो वो उसको कहते हैं, इसका मतलब होता है हाईएस्ट और टॉप मोस्ट कोर्ट, जो भी उस स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, ओके, ये दो बातें हो गई कवर। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की तरफ और फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न स्टेट की तरफ। कोर्ट है पहले यहाँ पे H.V. वाइजमैन की, जिसमें वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप दो तरह की रिलेशनशिप्स, अथॉरिटी के रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस नीड्स टू स्टडी टू रिलेशनशिप्स ऑफ अथॉरिटी। कोर्ट जो है वो बहुत लंबी है, मैं इसको शॉर्ट करके सिर्फ बता देती हूँ कौन से दो तरह के रिलेशनशिप्स हैं। एक रिलेशन जो है वो बिटवीन पॉलिटिकल पावर, यानी कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसके एंड द होल ऑफ सोसाइटी, first type. Second type is between the political power and each subject. Now the former case, political power and society commands the political power, and political power in a sense कि वो state है, ठीक है, and thank you Zana. And the second one, between the relationship between the political power and individual or citizen commands each subject is government. So दो टाइप्स के पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। एनीवेज, थोड़ी सी फिर आगे एक दो कोर्स हैं कि द काइंड ऑफ, ये गिवानी सरोतरी ने, पता नहीं इसको सही प्रोनाउंस करी हो नहीं, गिवानी सरोतरी और समथिंग जो भी है मैं लिख दूंगी बाद में तो स्लाइड्स में भी। द काइंड ऑफ, ही और शी सेड, आई डोंट नो द जेंडर, the kind of soil that favors democracy is the soil that has been cultivated best, quote unquote आप लगा लें। Again, Reinhold ने बोला है, he said, quote unquote, quote, man's capacity of evil makes democracy necessary and man's capacity for good makes democracy possible. So ये दो तीन कोट्स थी, quote unquote। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने भी वेस्टर्न थॉट में, और आप लोग भी आज मैं पढ़ा रही हूँ, हम सबसे पहले साइकिल और एक पूरी चेन है वो जो हमें अरिस्टोटल ने दी है, हम वो पढ़ते हैं। अरिस्टोटल ने हमें 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का बताया है। वो कहते हैं कि अच्छी और बुरी, ये 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, अच्छी होंगी तो ऐसी होंगी, बुरी होंगी तो ऐसी होंगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू द Aristotelian circle, democracy is the worst form of polity. Polity is government of few, ठीक है, government of many, which is good और normal thing, जो कि proper function करती है, और उसका जो end होता है, जो power वो exercise करती है, वो for the sake of good होती है। On the other hand, जो डेमोक्रेसी है, इट्स एक्चुअली मोबोक्रेसी का वर्ड आपने पढ़ा भी होगा, इकोनॉमिक्स में भी इधर उधर बहुत ज़्यादा ये आजकल वर्ड यूज़ भी हो रहा है दोबारा से। मोबोक्रेसी इज़ रूल ऑफ मैनी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ये वो जो मैनी है वो पुअर हैं, ठीक है, रूल ऑफ मैनी, बट दे आर एक्टिंग एज अ मॉब, दे डोंट हैव एनी
लेजिटिमेसी और मतलब वो इस तरह की वो जो पावर वो एक्सरसाइज करते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट और इसके लिए करते हैं और वो टोटली इंस्टीट्यूशन को रुइन कर देते हैं। अब पूरे इसकी मैंने ये जल्दी से 5 मिनट में यहाँ पे पता नहीं, मैं इसको बाद में अभी यहीं पे कमेंट सेक्शन में ही वो चार्ट सा मैंने वो देख के बुक से वो बना दिया था, वो भी अपलोड कर दूँगी। और वैसे मैं इसकी ये टाइप्स बता देती हूँ। सबसे पहले जो है वो रूल ऑफ वन है, ठीक है। अरिस्टोटल कहता है कि रूल ऑफ वन जो है अगर तो वो गुड है तो वो मोनार्की होगी। वो अब पावर जो एक्सरसाइज करती है वो लोगों के फ़ायदे के लिए करती है और पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल गेन नहीं है। यही मोनार्की जब वर्स्ट फॉर्म में टर्न होगी, जब ये ईवल और परवर्टेड हो जाएगी, जब ये बैड हो जाएगी, तो इसको आप टिरनी बोलेंगे, ठीक है। जब यही टिरनी फिर रूल ऑफ फ्यू में चेंज होगी, तो ये रूल ऑफ फ्यू मीन कुछ जो टॉप ब्रास होती है जो मिलके रूल करते हैं, ठीक है। जब ये गुड होगी, व्हेन दे विल यूज़ पावर फॉर द सेक ऑफ गुड, सो हम उसको एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। एरिस्टोक्रेसी का वर्ड आप यूके की अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ें, आप उनकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो आप ये बहुत, फ्रेंच का भी पढ़ें तो बहुत ये वर्ड सुनेंगे, एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स आर फ्यू लर्नड मैन जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो कि प्योर पॉलिटिशियंस होते हैं और जो कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल भी, जो कि दे यूज़ पावर फॉर द सेक ऑफ गुड, और वो कंट्री को उस जो पावर वो एक्सरसाइज करते हैं कंट्री के ऊपर, वो लोगों की भलाई के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटेलियन सर्कल, जब यही एरिस्टोक्रेट्स जब ये वर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, जब ये गवर्नमेंट परवर्ट हो जाएगी, तो फिर ये टर्न होके बन जाएगी oligarchy. Oligarchy is the same rule of few, but in their worst form. वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनकी अपनी oligarchy which is selfish government of few men in their own interest, ठीक है। अब लास्ट वन की तरफ आ जाते हैं। यही जो हमारी डिबेट है पूरी एरिस्टोटल के साइकिल की, कि when there will be rule of many who are using or exercising power for the sake of good, और वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पावर कंसंट्रेशन नहीं है, तो वो होगी पॉलिटी, ठीक है। और फिर जब यही पॉलिटी जब परवर्टेड और बैड फॉर्म में चेंज हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम के साथ, तो वो बन जाएगी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को उसने बोला है मोबोक्रेसी, मॉब रूल, MOBOCRACY। और इसमें वो कहता है कि whether the sovereign डिस्टिंग्विश, उससे 3 बेसिकली वो जो है मैंने बता दिया, उसने कर दिया था। वो कहते हैं कि जो when the democracy sorry when the which exercise benefit of the few rulers provided in okay polity ठीक है। मोबोक्रेसी इज एक्चुअली, जो डेमोक्रेसी का वर्ड डेमो है वो ट्रांसलेट होके ग्रीस में बन जाता है वर्ड मोबो और मॉब। मॉब Greek sense original, and the word democracy was used by Aristotle in its original Greek sense as the rule of the demos. Demos means the mob or ramble. In short, he classified, और वो आगे बता दिया। अब पूरा ये जो सर्कल है, आगे जो ऑथर है ये कहता है कि ये एरिस्टोटल का हम साइकिल इतना ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो ये प्रैक्टिकल था, यही सब कुछ हुआ एथेनियंस के टाइम पीरियड में उनकी गवर्नमेंट्स के साथ, फिर रोमन्स के टाइम पीरियड में, देन फ्रेंच में भी यही हुआ। मगर सबसे पहले मोनार्की थी, फिर एरिस्टोक्रेट्स आए, फिर डेमोक्रेसी आई। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि ये साइकिल जो है ये एक इतने रियल हैं कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसमें, लोग जो नेशंस हैं वो उन्होंने इसमें सर्वाइव होके इस पूरे साइकिल को रोटेशन में एक्सपीरियंस करती हैं। They say that a monarchy is a form of government by a king who rules for the good or for the good of whole community. A tyranny is a perverted form of government, a form of monarchy, in which one ruler uses his supreme authority for his own selfish ends or benefits. फिर अगेन एरिस्टोक्रेट्स का कहते हैं कि वो गुड होते हैं, एक्सरसाइज सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द वेल बींग ऑफ पीपल, बट जो ओलिगार्की होती है वो बताया भी सेल्फिश है। अ पॉलिटी इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ रूल ऑफ मैनी फॉर गुड ऑफ ऑल। अ पॉलिटी
इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ द रूल ऑफ द मैनी फॉर द गुड ऑफ ऑल, कि बहुत ज़्यादा लोग रूल करते हैं बट सबके गुड के लिए करते हैं. However, Aristotle meant by it what we now call our constitutional democracy. यहाँ पे ऑथर ने थोड़ी सी करेक्शन की है कि जो अरिस्टोटल के टाइम पीरियड में जिसको उसने पॉलिटी बोला था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ गई है हमारे पास. और गवर्नमेंट बाय द जनरल बॉडी ऑफ सिटीजन, जो कि मतलब अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो रूल करती है. वो ऐसे नहीं होता कि बिना रूल और रेगुलेशंस के इसी तरह ही वो हो जाए. एनीवेज, इट्स परवर्टेड फॉर्म बिकम्स व्हाट एरिस्टोटल कॉल्स डेमोक्रेसी, which is a lawless and selfish rule of demos or the mob. According to him, democracy is the rule of the poor who are many but lawless, just as an oligarchy is the rule of few rich who are selfish. अच्छा, दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को उसने क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दिया है कि चाहे वो रिच हों चाहे वो पुअर हों. अगर वो रिच हैं तो वो ओलिगार्की के फॉर्म में वो रूल करेंगे, वो भी वर्स्ट है. अगर ये पुअर हैं और ये लॉलेस की फॉर्म में इस तरह रूल करेंगे, ये डेमोक्रेसी है, ये भी वर्स्ट है. बेस्ट फॉर्म जो होगी वो उसने बता दी है, जो अभी भी हमारे पास है पॉलिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है. अच्छा, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल चेंज है. फिर आगे काफ़ी डिटेल में उन लोगों ने मेंशन किया है कि ये हिस्टोरिकली हमें ये सब चीज़ें देखने को भी मिली हैं. सारा ये पूरा साइकिल था घूमने का. ग्रीस यानी कि एथेनियंस जो थे वो भी इससे गुजरे, और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ illustrated by the city states of Athens. It degenerated into mob rule, which was in its turn overthrown by a warrior statesman. Warrior statesman यानी कि स्पार्टन्स. पेलोपोनेशियन वॉर, स्पार्टा ने हरा दिया एथेनियंस को, बिकॉज जो उस टाइम जो एथेनियंस थे वो मोबोक्रेसी और डेमोक्रेसी में चेंज हो चुके थे. सो बहुत ईजी था, इसलिए उनको वॉर के थ्रू हरा दिया और उनके ऊपर रूल करना शुरू हो गया. देन फिर वो शो करते हैं कि किसके थ्रू, एज वॉज शोन बाय द राइज ऑफ फिलिप एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसिडोन. अलेक्जेंडर द ग्रेट आपने नाम सुना होगा, बाद में ये ओवरथ्रोन हो गई थी दोनों नेशंस. अलेक्जेंडर नॉर्थ से आया था, उससे मैसिडोनियन स्टेट है, जो अभी भी मैसिडोना के नाम से कंट्री है, मैसिडोनिया के नाम से, जिसका भी नाम चेंज हुआ है. ग्रीस में भी एक प्रोविंस है मैसिडोन के नाम से. सो ग्रीस जो था वो EU के अंदर आने नहीं दे रहा था मैसिडोनिया को. ये कह रहा था कि आप अपना नाम चेंज करो क्योंकि हमारे पास एक प्रोविंस है और हम उसका ना आपको ऐड नहीं होने देंगे. सिर्फ एक एलिगेशन की वजह से पिछले 20 साल से मैसिडोनिया जो है वो EU के अंदर आ नहीं पा रहा था, उसकी मेंबरशिप नहीं ले पा रहा था. अब मैसिडोनिया ने अपना नाम नॉर्थ मैसिडोनिया किया है. सो ग्रीस ने अलाउ किया है मैसिडोनिया को कि वो EU की मेंबरशिप ज्वाइन कर ले. ठीक है. सो अलेक्जेंडर ने बेसिकली फिर इन दोनों को ओवरकम किया, फिर उसका भी रूल ख़त्म हुआ. एनीवेज, फिर आगे हमारे पास रोम आ जाता है. रोम के अंदर भी ये पूरे का पूरा साइकिल जो है वो टर्न हुआ था, ये सब शो हुआ था. फिर फ्रांस के थ्रू भी हमें ये पूरे का पूरा साइकिल देखने को मिला. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मोनार्की को ख़त्म किया. देन फ्रांस देन यानी कि मोनार्की के टाइम पे वाज रूल्ड बाय किंग हुज गवर्नमेंट बिकेम परवर्टेड अंडर लुइस 15 XY 50. ठीक है. The revolution of 1789 or French Revolution overthrew monarchy and established an aristocracy which lasted only 2 years and became a democratic state under the Directory. Directory इनका ये फॉर्मल सा नाम है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे. एनीवेज, फिर क्या हुआ कि वो जो अरिस्टोक्रेसी थी अगेन वो साइकिल के थ्रू चेंज हो गई, ओलिगार्की में चेंज हुई. Then came the reign of terror, which ended with the rise of Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte basically उसकी एक imperial monarchy उसने कायम कर ली. वो एक military general था, but फिर उसके साथ वो statesman भी बना और he created an imperial monarchy. And finally French monarchy was overthrown. यही जो Bonaparte की imperial monarchy थी was overthrown by the constitutional republic. And since then France is the, कहना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो US था ना, सेकंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एनीवेज, ये जो साइकिल है अरिस्टोटेलियन साइकिल ऑफ चेंज है, हमने ये हिस्ट्री में मतलब ये इतना इसलिए डिस्कस किया जाता है सबसे पहले कि ये हिस्ट्री में हमने इसकी इलस्ट्रेशंस, इसकी एग्जांपल्स, इसकी क्या कहना चाहिए मिसालें जो हैं वो हमें देखने को मिली, ग्रीस में भी, रोम में भी और फ्रांस के थ्रू भी. फिर आ जाते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ. ठीक है. ये जो अरिस्टोटल का साइकिल है, कुछ इसके पहले मेरिट्स हो जाएं फिर डीमेरिट्स बताते हैं. वो कहते हैं कि ये
इसका ये इतना समझ में आने वाला और इतना प्रेज इसको क्यों मिलती है, क्योंकि इट्स प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट and it has fascinated and attracted the attention of political writers from writers down to the present. बिल्कुल सिंपल सा है, आपको एग्जैक्ट बता देता है कि क्या क्या और कैसे कैसे होता है. सो हमेशा इसने अटेंशन कैच की. सेकेंडली वो कहते हैं कि स्टेट not only classified the states not only on the basis of governmental structure but on their ethical or moral spirit. अच्छा, ये एथिकल और मॉरल स्पिरिट जो है वो इसी की वजह से वेस्टर्न जो है वो जो फ्री वर्ल्ड है, जो लिबरल वर्ल्ड है, वो अपने ही विक्टर ऑर्बन को, जो हंगरी का राइट नाउ प्रेसिडेंट है, वो उसको ऑटोक्रेट लिखते हैं, डिस्पॉट लिखते हैं, उसको डिक्टेटर लिखते हैं. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मॉरली लिजिटिमेसी, पॉलिटिकल लिजिटिमेसी तो उसकी है, वो थ्रू इलेक्शन आया है, बट उसकी जो मॉरल लिजिटिमेसी है, जिस तरह के वो कानून बना रहा है, जिस तरह के वो लॉज बना रहा है, जिस तरह की वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है राइट नाउ इन हंगरी, वो राइट विंग को सपोर्ट करती है, वो वाइट सुपरमेसी को सपोर्ट करती है, और इसी वजह से वो उसको भी और ताइब एर्दोगान को भी ऑटोक्रेट और टोटलिटेरियन और इस तरह के नामों से वो बुलाते हैं उसकी मॉरल लिजिटिमेसी की वजह से. फिर वो कहते हैं कि जो अरिस्टोटल ने, अच्छा अरिस्टोटल की एक बात ये भी बता दूं कि अरिस्टोटल, उसका टीचर प्लेटो और उसका टीचर सोक्रेटिस, इन तीनों में से किसी ने भी डेमोक्रेसी को एज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं किया. दे कॉल इट वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फ्रॉम सोक्रेटिस डाउन टूवर्ड मोस्ट प्रेज्ड अरिस्टोटल. सोक्रेटिस कहता था कि पेलोपोनेशियन वॉर में जो हार हुई है वो डेमोक्रेसी की वजह से हुई है. जब उसको जहर का प्याला देके मार दिया गया तो प्लेटो ने भी अपनी राइटिंग्स में यही कहा कि मेरा टीचर ठीक कहता था, डेमोक्रेसी जो है ये चलने के काबिल है ही नहीं. और उसने अपनी थॉट्स के थ्रू जो बुक हैं उसकी, कौन सी बुक थी उसकी, रिपब्लिक और लॉज के थ्रू उसने एक फिलोसोफर किंग का एक आइडिया जो है वो थ्योरी दी, इनिशिएट किया कि डेमोक्रेसी जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट हमें एक फ़िलासफ़र किंग की ज़रूरत है जो इस तरह, जिसका जो थ्योरेटिकली और नॉलेज वाइज, इंटेलेक्ट वाइज भी सुपीरियर हो, और उस रेस वाइज भी और ट्रेनिंग वाइज भी, और वो जिस तरह पावर एक्सरसाइज करे और जिस तरह वो बैरिक्स में रहे. खैर, वो बहुत एक लिमिटेड टाइप का कम्युनिज़म था, एक आइडिया जो था वो प्लेटो का. उसके बाद उसका जो एरिस्टोटल, वो यूटोपियन उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा होगी. उसके बाद एरिस्टोटल आया, इसको रियलिस्ट कहा जाता है, और इसकी थ्योरी जो है वो उसको बहुत प्रेज़ किया जाता है. कार्ल मार्क्स से पहले और आज तक कहते हैं 2500 साल में इतनी तारीफ़ और इतनी अप्रिसिएशन किसी को नहीं मिली जितनी एरिस्टोटल को मिली. एरिस्टोटल ने बहुत से उसमें टॉपिक्स के ऊपर और सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखा, और उसकी जो पॉलिटिकल, बेसिकली जो उसकी आइडेंटिटी है पॉलिटिकल थेरिस्ट और फिलासफर में, वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है. उसने जो बेसिकली बात की वो ज़्यादा आपको मेच्योर और ज़्यादा रैशनल लगेगी. एनीवेज, ठीक हो गया. देन दे से कि थर्ड जो उसका मैरिट था उसमें वो कहते हैं कि ही एनालाइज द कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल चेंज एंड रेवोल्यूशन. बेसिकली एरिस्टोटल ने अपने साइकिल ऑफ चेंज के थ्रू हमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह बता दी है. मुक़द्दस फातिमा, इट्स political science, and lecture 9 topic is forms of government. Yes, I got you. Subject, yes, political science. Anyway, जो humans की हैबिट है चेंज की, रेवोल्यूशन की, अरिस्टोटल ने वो हमें बड़े तरीके से एक समझा दी है कि आप कुछ ना करें, ये खुद ब खुद नेचर वाइज ये चेंज होगी, बैड टू वर्स्ट, फिर गुड टू बैड के ये साइकिल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहेगा, और ये रेवोल्यूशंस आते रहेंगे, जो कि उस टाइम एथेंस में भी, एथेनिया में भी, एथेनियन में भी, ग्रीस में भी आ रहे थे, जिसकी वजह से उसने ये रिप्रेजेंट किया अपनी राइटिंग्स में. सो थर्ड हमारे पास मैरिट ये आ गया कि ही बेसिकली एनालाइज कि ये रेवोल्यूशंस आ क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है. देन दे से दैट ही फाउंड 2 causes फॉर विच his chief aim was to suggest ways and meant to prevent endless revolutions which occurred frequently in Greece city states. He found 2 causes. वो कहते हैं कि first वो कहते हैं कि deterioration of the character of the rulers and the influence of the wealth. 2 चीज़ें. पहला वाला वही मॉरल कि जो रूलर है वो पावर जो एक्सरसाइज कर रहा है वो अपने एम के लिए कर रहा है. सेकेंडली इन्फ्लुएंस ऑफ द वेल्थ, इकोनॉमी, इसको आप कभी भी नहीं झुटला सकते.
He was the first great political writer who showed that politics is conditioned by economics, or what wealth influences the political structure of the state and the great extent. कहता है कि इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमिक्स है, ये हमेशा शेप करती है पॉलिटिक्स को, और यही है। अभी भी वो मैंने टाइमलाइन पे भी शेयर किया था, मैं कल आज सुबह ही देख रही थी कि चाइना की अगेंस्ट यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें 22 स्टेट्स ने चाइना को थ्रू लेटर ये कहा है, इसको प्रेशराइज़ किया है कि ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स तुमने उगर मुस्लिम्स के लिए बनाए हैं, इनको ख़त्म करो और उनको नॉर्मल लाइफ जीने दो, अपने रूल्स और लॉज को उनके लिए इतने ज़्यादा सख्त ना करो। इन 22 स्टेट्स में वन थिंग वाज नोटिसेबल, जो कि बहुत वो थी, स्ट्रेंज थी, वियर्ड थी, कि इसमें कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट नहीं थी, ना टर्की, ना पाकिस्तान, ना मलेशिया, इंडोनेशिया। और उसकी रीज़न क्या है? बेसिकली राइट नाउ चाइना हैज़ एंगेज इन 62 बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टेट्स जो थे उसकी, वो 62 जो स्टेट्स हैं मैरी टाइम की, वो जो सिल्क रोड की, उसमें मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम है। सो यहाँ पे आ गई इकॉनमी। चाइना, आप पाकिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, मालदीव्स को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, सबको उसने इकॉनमी के थ्रू इंगेज किया हुआ है। सो इंटरेस्ट की बात यह है, इकॉनमी हमेशा प्रेफरेबल है, वो हमेशा इट कम्स फर्स्ट। एक कोट भी थी, अभी मुझे सही याद नहीं आ रही, कि व्हेन इट कम्स टू इकॉनमी और वेल्थ और प्रॉफिट, एवरीवन हैज़ द सेम रिलीजन। कि जब पैसे की बात आती है तो फिर सबका एक ही मज़हब होता है, फिर कोई मुसलमान, हिंदू और एथिस्ट नहीं होता। सो इस वजह से कोई भी मुस्लिम स्टेट जो है उसने उसको एंडोर्स नहीं किया, और ये उगर्स के साथ जो चाइना में हो रहा है, शीजियांग में, ये होता रहेगा। ओके, सो दे से दैट Aristotle illustrated the political theory of political change or cycle of progression. एनीवेज, डिफेक्ट्स और डीमेरिट्स में आ जाते हैं कि इसमें फ्लॉज क्या थे। पहला तो वो ये कहते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो बहुत साइंटिफिक हो गया, उसने बहुत क्वांटिटेटिव में वे में बात की है, न्यूमेरिकल्स में बात की है, नंबर्स में बात की है कि ये होगा तो ऐसे होगा, फिर ये गवर्नमेंट ऑफ फ्यू होगी तो ये होगी, और वो चेंज होके फिर जब गवर्नमेंट ऑफ मैनी होगी तो ये होगी। सो दे सेड दैट्स नॉट हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, देयर शुड बी एनालिसिस, देयर शुड बी क्वालिटेटिव रीजंस, डिस्टिंक्शंस, जो कि नहीं हैं। Aristotle's classification is unscientific and artificial because it is based on not on organic or qualitative distinctions between various forms of the state, but merely on numerical and quantitative differences. So वो कहते हैं कि ये ये जो criticism है ये weak है, ये hold नहीं कर सका अपना stand, because they say कि ये जो मेरिट्स जिसमें ये साइकिल जो है, जिसने अरिस्टोटल ने जिसको डिस्क्राइब किया है, ये पॉलिटिकल कॉन्शियस पे बेस्ड करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाते हैं। दिस क्रिटिसिज्म हाउएवर डज नॉट होल्ड गुड। द डिस्टिंक्शन बिटवीन मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी और पॉलिटी इज रियली क्वालिटेटिव एंड ऑर्गेनिक बिकॉज इट इंडिकेट्स द स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। सेकेंड पे वो ये कहते हैं कि एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत कंफ्यूज कर दी है बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट। कंफ्यूज कैसे कर दिए? दे से दैट एरिस्टोटल डिड नॉट कीप, मायल खान वालेकुम अस्सलाम, did not keep in mind the difference between the state and government, and therefore he did not classify state but governments. but ये भी एक वीक सा आर्गूमेंट है। इसमें वो कहते हैं कि आप इस क्रिटिसिज्म को इस तरह रिमूव कर सकते हैं कि एरिस्टोटल के टाइम पीरियड में there was no clear distinction. It's a modern concept, distinction between state and government. So आप इस बेस्ड पे उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसके साइकिल को, उसकी थ्योरी को, उसके आइडिया को। Greeks did not know the difference between the state and the government because it's a modern discovery in political science. Burgess, a political scientist, Burgess, he said that the only shortcoming in Aristotle's classification can be removed if we substitute the term state and sovereignty by government and rule. अगर हम स्टेट के वर्ड को गवर्नमेंट के साथ और सॉवरेनिटी के वर्ड को रूल के साथ चेंज कर दें, सो ये क्रिटिसिज्म भी कहीं पे स्टैंड नहीं करता। थर्ड, वो कहते हैं कि इट डज नॉट अप्लाई टू मैनी काइंड्स ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स। अब ये जो है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, रैशनल है।
कैसे? क्योंकि अभी आपके पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये जो सारी स्टेट्स के टाइप्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अरिस्टोटल के टाइम पे नहीं थे। सो ही कुडंट इमेजिन के इन आफ्टर 2500 ईयर्स इस तरह के सिस्टम होंगे, इस तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी। जैसे सीली एंड लीलॉक जो हैं, SEELEACOCK, सीली एंड लीलॉक have objected that his classification does not embrace several kinds of modern states and governments। अब वो कहते हैं कि जो एरिस्टोटल को सिर्फ पता ही सिटी स्टेट्स का था उसके टाइम पीरियड में यही थी। सो जो उसकी क्लासिफिकेशन है ये इट्स नॉट फॉर कंट्री स्टेट्स रैदर सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट्स आपको पता है शुरू में भी बताया था कि ये बहुत छोटी थी ग्रीस के अंदर, कुछ में 5000 लोग होते थे, कुछ में 10,000, कुछ में 20,000। सो ये जगह जगह बनी हुई थी, कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं थी, बट एक अनमार्क्ड एक इनकी बाउंड्री होती थी और उसमें ये रूल करते थे। प्रिंस और प्रिंसेसेस जो होती थी वो इस तरह ही मतलब मिलके ये लोग रूल करते थे इनके ऊपर। सो जो डॉक्टर लीलॉक ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया उसके 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। लीलॉक ने अभी इसका आगे जब मैं पिक्चर पोस्ट करूँगी तो उसके अंदर भी बताऊँगी कि इसने लीलॉक ने कैसे मॉडर्न है। याशा, हाउ यू डूइंग? सलाम। ओके, सो लीलॉक ने जो क्लासिफिकेशन बताई है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की जो बहुत मॉडर्न है, वो मैंने कुछ ड्राइंग करके पेज पे रखी है, जब लेक्चर एंड होगा तो वो पोस्ट कर दूँगी। लीलॉक कहता है कि जो क्रिटिसिज्म है अरिस्टोटल के इस साइकिल पे, अरिस्टोटेलियन साइकिल पे, ये जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अरिस्टोटल ने बताई है वो ये है कि ये हमें कोई भी ये नहीं बताता कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटेड मोनार्कीज़ नहीं हैं, जैसे कि अब हमारे पास इंग्लैंड की शक्ल में है, हमारे पास इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमारे पास वो नहीं देखने को मिलता। सेकंड, फिर वो कहते हैं कि अरिस्टोटल की जो पॉलिटी है or what we now call democracy and monarchy open the way to great confusion। वो कहते हैं कि इतनी कन्फ्यूजन है, टेक द केस ऑफ इंग्लैंड एंड द USA। वो कहते हैं कि इंग्लैंड और USA जो है वो दे बोथ आर डेमोक्रेसीज, बट दे विल बी पुट इन डिफरेंट कैटेगरीज बिकॉज England is a monarchy, constitutional monarchy, while the USA is a republic, democratic republic। बट वो डेमोक्रेसी दोनों में है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो डॉक्टर लीलॉक ने जो रेज़ किया है उसमें वो कहता है कि हमारे पास फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बताया अरिस्टोटल ने। अब अरिस्टोटल कैसे बताता फेडरल और यूनिटरी फॉर्म? उसके टाइम पीरियड पे तो ये था ही नहीं। फोर्थ जो क्रिटिसिज्म है उसमें कहते हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अरिस्टोटल जो है वो इसको इमेजिन नहीं कर सका, वो उसकी थ्योरी में ये वीक पॉइंट है। एनीवेज, फिर कुछ और भी डिफरेंसेस बताए हैं, कुछ और क्लासिफिकेशंस कुछ ऑथर्स ने की हैं, जिसमें मोंटेस्क्यू कहता है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। मोंटेस्क्यू वही है जिसने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दी थी, और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और इसने कहा है कि 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की, रिपब्लिक एंड डिस्पोटिज्म। फिर हमारे पास है रूसो जिसने 3rd सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसमें वो कहता है कि हमारे पास मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी है। फिर हमारे पास ब्लंशले और वॉन मॉल भी है, इनको छोड़ दें। काम की बात पे आते हैं J.R. मैरियट पे। J.R. मैरियट ने उसने भी इसी तरह की क्रिटिसिज्म किया। उसने कहा कि जो एरिस्टोटल की थ्योरी है बेसिकली उसने अपने फॉर्म्स ऑफ और स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के साथ उसको कंपेयर किया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर J.R. मैरियट, MARRIOT, he said that first of all देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। उसने ना 2 तरह की सेट्स बना दिए हैं, 2 तरह के गोल्डन रूल्स बना दिए जिस पर उसने ये आगे क्लासीफाई किया हुआ स्टेट्स को। फर्स्ट ही सेड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, जो ये बेसिस होगी, जो डिफरेंस होगा ये सुप्रीम पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के उस पर होगा। फिर इसी सुप्रीम पावर की डिस्ट्रीब्यूशन पे उसने पहले हमें बोला है कि कहा है कि बताया है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर्स आर एक्सरसाइज्ड
by a single central government while the federal states are distributed between federal और central. अब जो पहली उसकी सुप्रीम पावर्स की जो रूल के थ्रू उसने डिवीजन की है, जो क्लासिफिकेशन की है, वो यूनिटरी और फेडरल में की है. यूनिटरी का आगे भी बताऊंगी. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, दे हैव ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट, वन सेंट्रल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, और उसको उसके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए, सबऑर्डिनेशन के लिए दे डू हैव स्टेट्स, डू हैव लोकल गवर्नमेंट, बट वो इतनी होती है आपके लिए पावरलेस होती है, और वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए होती है. दे डोंट हैव एनी रियल अथॉरिटी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती. फेडरल गवर्नमेंट में हमारे पास थ्री फोल्ड की गवर्नमेंट्स होती हैं. सेंटर यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड देन लोकल गवर्नमेंट्स. तो इस बेस पे उसने बोला है कि सुप्रीम पावर जो है इस तरह इनमें डिवाइड होती है, सिंगल वर्सेस मैनी. सो इसलिए ये फेडरल और यूनिटरी क्लासिफिकेशन हो गई. सेकेंड उसने कहा है कि क्लासिफिकेशन जो है वो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे है. आइदर दे हैव रिजिड और फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके अंदर फिर उसने हम एग्जांपल दे दिया. आपको पता है कि इंग्लैंड का जो है वो मोस्ट फ्लैक्सिबल है और यूएस का मोस्ट रिजिड है. थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, इट्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. अब ये जो रिलेशनशिप है आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो रिलेशनशिप है वो हम लोग पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्कस करते हैं. सो ये सर JAR मेडिएट की क्लासिफिकेशन थी. वापस उसकी तरफ आ जाते हैं. यस, जो डॉक्टर लीलॉक का, जो मैं आगे जिसकी पिक्चर भी पोस्ट करूँगी ना, जो क्लासिफिकेशन है ना ये मॉडर्न स्टेट्स की, बेसिकली पहले है डिस्पोटिक डेमोक्रेटिक, फिर डेमोक्रेटिक के अंदर लिमिटेड मोनार्की रिपब्लिक, फिर इन दोनों के अंदर यूनिटरी फेडरल, फिर इन चारों के अंदर यूनिटरी फेडरल के अंदर पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल. ये इसी तरह की पूरा सर्कल है. एनीवेज, आपको ये पता होना चाहिए कि इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स, या नॉट मोस्ट इफ मैनी बट मैनी, दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज लाइक बेल्जियम, डच, नॉर्वे, और ऊपर ये जो कंट्रीज़ हैं सारे, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क फ्रांस के अंदर नहीं है, और आई गेस जर्मनी के अंदर भी नहीं है. बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे यूके है, बेल्जियम है, डच है, नॉर्वे, और ऊपर इस तरह की स्टेट्स हैं, आगे फिनलैंड या स्वीडन में भी है. इन सब की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ हैं जो कि बेसिकली हैं तो टोटली थ्योरेटिकल के, मतलब उनके पास कोई पावर एक्सरसाइज तो नहीं करती, बट उनके पास जो है वो क्राउन के थ्रू एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट करती है वो प्राइम मिनिस्टर करता है एक्सरसाइज पावर. तो ये इस तरह का ही सिस्टम है, चल रहा है. एनीवेज, अब क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं. डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म और एरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी. फर्स्ट हमारी जो टाइप है इसके अंदर वो ये है. डिक्टेटरशिप जो है वो हमें मज़हरुल हक साहब ने कहा है कि मॉडर्न डिक्टेटरशिप रिजेंबल्स और हैव कॉमनैलिटीज़ विद द एथेनियन और ग्रीस tyranny, but it has clear distinction with the Roman dictatorship. जो रोम के अंदर डिक्टेटरशिप थी, जैसा कि जिसमें फेमस नाम आता है जूलियस सीजर का, वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि उसका जो स्टोरी है उसके साथ इजिप्शियन क्वीन के साथ, क्या नाम था उसका, एनीवेज मैं नाम भी भूल गई हूँ. उसकी वजह से वो जो रोमन की डिक्टेटरशिप थी, जूलियस सीजर जो डिक्टेटर था वो उसने मार्शल लॉ या कू डेटा के थ्रू पावर ग्रैस्प नहीं की थी. जो डिक्टेटरशिप है रोम के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज थी. उसको सेनेट ने ये पावर दी थी क्योंकि रोमन स्टेट जो थी वो शैम्बल्स में थी, वो बहुत वीक थी, वॉर्स हो रही थी. सो जूलियस सीजर ही बिकेम डिक्टेटर. उसको सेनेट ने ये पावर दी, उसने वॉर्स लड़ी और पूरी जो वो पूरा मेडिटेरेनियन रीजन है उसके ऊपर अपनी पावर बनाई. और उसके बाद इवन इजिप्ट में को भी उसने फोर्स किया कि वो उसको टैक्स पे करें. और फिर ये सारा सिस्टम था वो रोमन एम्पायर को वापस उसने अपने पाँव पे खड़ा किया. फिर क्या हुआ कि वो डेमोक्रेसी से, जो डिक्टेटरशिप की उसकी रिपब्लिक थी, उससे वो रोमन एम्पायर बनी. एनीवेज, अब जो मॉडर्न डिक्टेटरशिप है जिसमें
डिक्टेटर कौन होता है बेसिकली? डिक्टेटर इज़ अ पर्सन हु ग्रास्प पावर थ्रू फोर्स और मोस्टली इन मॉडर्न टाइम्स, और वो लाइफ लॉन्ग होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पावर वो नहीं मानता बेसिकली। वो आइदर वो उसको सस्पेंड कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देता है, और या अपना न्यू वो जिस तरह डायरेक्टिव्स ऑर्डिनेंस के थ्रू लीगल फ्रेमवर्क जैसे पाकिस्तान में होता है, इसके थ्रू वो अपने रूल्स एंड लॉज बना के कंट्री को रन करते हैं। ओके, ये हो गया ग्रीक टायरेंट। अब फिर यहाँ पे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन इसकी ग्रीक के साथ वो रिजेम्बलेंस जो है वो बता दूँ। द ग्रीक टायरेंट कैप्चर्ड पॉलिटिकल पावर बाय फोर्स एंड हेल्ड इट बाय फोर्स। यही डेफिनेशन है मॉडर्न डिक्टेटर की। वो मार्शल लॉ के थ्रू आता है और जो पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको कैंसिल कर देते हैं थ्रू इमरजेंसीज और इस तरह की, और जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारे राइट्स आपके कैंसिल हो जाते हैं, और सिटीजन जो है वो बेसिकली हेल्पलेस हो जाते हैं क्योंकि उनको वो बाय फोर्स वो आया होता है और बाय फोर्स ही वो अपने सारे रूल्स, अपनी पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करवाता है। रोमन डिक्टेटर वाज अपॉइंटेड to this supreme office under the law and with the consent of Roman Senate. The supreme authority in the Roman Republic. Senate जो थी, जिस तरह आज यूएस के अंदर वो सुप्रीम अथॉरिटी है, for the specific purpose of resolving the crisis confronting the state. अब वो जो रोमन डिक्टेटर था, he held power for a specified period which never exceeded 7 years. At the end of this period, he rendered account to the, उसके बाद वो रिज़ाइन कर देता था, ऑफिस छोड़ देता था. Thus, the Roman dictatorship was a temporary legal expedient to overcome an emergency. But modern dictatorship is established by means of coup d'etat. Coup की spelling है COUPD इसको क्या बोलेंगे हम, हाइफन ETAT. ओके, और रेवोल्यूशन आपको थोड़ा सा आइडिया अगर थोड़ी सी एग्जांपल्स दे दूँ तो आई गेस जो सद्दाम हुसैन आया था उसको हम लोग भी डिक्टेटर कहते हैं। वो बाथिस्ट पार्टी थी इस इराक़ के अंदर, उसके थ्रू आया था, वो रेवोल्यूशन के थ्रू आया था। लीबिया के अंदर मोहम्मद कदाफ़ी जो है वो रेवोल्यूशन के थ्रू आया था। किंग जो था वो टर्की गया हुआ था विज़िट पे, उसने इस तरह उसकी एब्सेंस में coup d'etat इस तरह वो लेके आया और वो बन गया। फिर इस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर किंग ज़ाहिर शाह को मर्डर करके मोहम्मद दाऊद जो है वो थ्रू रेवोल्यूशन आया था, और इस तरह ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ओके, मॉडर्न डिक्टेटरशिप इज़ एस्टैब्लिश बाय मीन्स ऑफ coup d'etat और रेवोल्यूशन एंड इज़ लाइफ लॉन्ग अफेयर। जब तक कि वो आइदर ही इज़ मर्डर्ड और किल्ड और ही मे डाई और ही इज़ ओवरथ्रोन, डिक्टेटर रहता है। डिक्टेटरशिप की मेन खामी मैं हम अभी आपको शुरू में क्लियर कर दूं कि मेन रीज़न क्या है डिक्टेटरशिप को इतना डिसलाइक क्यों किया जाता है कि नेवर एवर वी हैव सीन, अनलेस कोई बहुत ही इस तरह हो जाए, हाँ मुआजिज़ा हो जाए, सक्सेशन जो होती है डिक्टेटरशिप के अंदर वो बहुत इट्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड अनपीसफुल। वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही सक्सेशन होती है। आप अपने कंट्री में देख लें, आप बाहर एग्जांपल्स ले लें, राइट नाउ आप इराक़ की हालत देख लें, लीबिया की हालत देख लें, इन सब में पीसफुल सक्सेशन जो थी वो डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी नहीं हो सकी। और अब ये कंट्रीज़ जो हैं आप उनकी हालत देख लें, वो उस टाइम किधर स्टैंड कर रहे हैं। सो हमेशा डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि इसमें सक्सेशन जो है वो कभी क्लियरली मेंशन नहीं होती, क्लियरली प्रोसेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिक्टेटर ने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले ही आते ही आइदर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ जाता है या वो टोटली उस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देता है। कोई रीज़न छोड़ता ही नहीं है, ऐसे क्लियरली लॉज मेंशन ही नहीं होते कि जब डिक्टेटर की डेथ होगी सो हाउ यू विल come up with the next successor. Anyways, okay, so done with this. Okay, Greek जो tyrant था वो, okay, ये तो डन हो गया। Lord Bryce wrote in Modern Democracies, Lord Bryce, BRYCE, he wrote in Modern Democracies that, quote, growing disposition to trust one man or a few led by one rather than an elected assembly. बेसिकली ये इसने मॉडर्न डिक्टेटरशिप्स का बताया है कि ये वो शुरू ही राइज होना, दे मॉडर्न डिक्टेटरशिप्स वर
rose, or they were introduced or came established in since 1922. Since 1922 में सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क of Turkey, he established first dictatorship in Turkey against western powers, और उसने आते ही कैलिफेट को ख़त्म किया, उसको हामिद टू जो है आई गेस उनको हटाया, और उसको टर्की को ऑन द नेशनलिज्म बेसिस, नेशनलिस्टिक बेसिस ऑफ टर्किश उसने एक डिक्टेटरशिप के थ्रू कायम की और रूल किया और सेकुलरिज्म को लेके आया. एनीवेज, डिक्टेटरशिप, आप डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, इज़ अ रूल ऑफ वन मैन हु एक्सरसाइजेज एब्सोल्यूट पावर इन द स्टेट समटाइम्स. अब ये एक बेसिक रूल है. अब इसको अगर आप सिंपल फार्मूला में करना चाहें तो डिक्टेटरशिप इज़ equal to coup d'etat plus support or aid of one political party plus plebiscite. ये तीनों चीज़ें आपको पाकिस्तान के अंदर देखने के अंदर मिलेंगी. तीनों दफ़ा पॉलिटिकल जो था, जब क्योस हुआ हमारे कंट्री में, सपोर्ट मिली सिकंदर मिर्ज़ा के थ्रू अयूब खान को. ही केम टू पावर और उसने अपनी कौन सी लीग थी, मुस्लिम लीग, रिपब्लिकन मुस्लिम लीग, और वो इस तरह की मुस्लिम लीग का एक फैक्शन खड़ा किया. पॉलिटिकल पार्टीज़ बैन हो गई और साथ ही अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए प्लेबिसिट करवा लिया कि आपको अयूब खान, तगमगा बिसालत, फ़लाँ फ़लाँ एज ए रूलर कबूल है. लोगों ने कहा जी बिस्मिल्लाह, और वो रूलर बन गया. या ज़ियाउल हक के टाइम पीरियड में अगेन मुस्लिम जमात इस्लामी और एक फैक्शन था बाद में जो खड़ा हुआ, मुस्लिम लीग फ़े, उसके नाम से वो एक फैक्शन खड़ा हुआ. अगेन पॉलिटिकल पार्टी प्लस प्लेबिसिट हुआ. क्या आपको ज़ियाउल हक इस्लामी, क्या आप इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं पाकिस्तान में? अगर हैं तो फिर क्या आपको ज़ियाउल हक कबूल है? इज़ इक्वल टू डिक्टेटरशिप. मुशर्रफ टाइम पीरियड प्लस मुशर्रफ का coup d'etat प्लस MQM प्लस प्लेबिसिट, क्या आपको मुशर्रफ एज ए हेड ऑफ स्टेट कबूल है? इज़ इक्वल टू डिक्टेटरशिप. सो डिक्टेटरशिप को हमेशा अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए उस डिक्टेटर को लेजिटिमेसी चाहिए होती है, जो कि उसको एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ प्लेबिसिट, जिसको आप रेफरेंडम भी कहते हैं. बट रेफरेंडम इज़ समथिंग लीगल टर्म जो कि लॉज के लिए होती है. प्लेबिसिट इज़ मोर लाइक फॉर रीज़न, फॉर अ क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड फ्रॉम द मैसेज. सो इसको मोर लाइक प्लेबिसिट आप कहेंगे, वो होता है. और डिक्टेटर जो है वो अपना रूल जो है वो मेंटेन करता है. एनीवेज, नेक्स्ट इज ओके, दिस इज द डिक्टेटरशिप इज़ एंटीथेसिस टू डेमोक्रेसी बिकॉज डिक्टेटरशिप इज़, अब वो रीजंस कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट क्यों है डेमोक्रेसी के. फर्स्टली इट्स अ गवर्नमेंट बाय डिक्री रदर देन बाय लॉ. डिक्री जज बेसिकली इशू करते हैं कि वो आपने और वो मौलवी भी फतवा जारी करते हैं कि जो डिक्टेटर ने कह दिया, वर्ड ऑफ डिक्टेटर विल बिकम लॉ. जैसे कि हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के शेप में इस तरह के वर्ड्स के थ्रू डिक्टेटर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, एब्रोगेट किया, तो उन्होंने अपने ऑर्डिनेंसेस जारी किए कि ये अब मुल्क जो है ये गवर्न कैसे होगा. सो वो ये रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं चलते, वो डिक्री के तहत चलते हैं. फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड, डिक्टेटर इज़ नॉट अकाउंटेबल बिफोर एनी पार्लियामेंट और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. तीनों टाइम पीरियड में जो कि क्योंकि जुडिशरी ने काम करना होता है, जुडिशरी सस्पेंड नहीं हो सकती. तीनों टाइम पीरियड पे जुडिशरी ने सपोर्ट किया डिक्टेटर को, और जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर और ऑर्डिनेंस ये सारे जो इशू हुए उसमें क्लियरली रिटन था कि जो हेड ऑफ स्टेट हैं राइट नाउ, ज़ियाउल हक साहब, मुशर्रफ साहब या अयूब खान साहब, आप इनको ना तो समन कर सकते हैं कोर्ट में, ना इनके एड्स यानी कि जो मिलिट्री जुनता की वो जो टॉप ब्रास होती है, ना इनको आप समन कर सकते हैं कोर्ट में, ना ये अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं टू पार्लियामेंट, और ना इनकी मामलात में आप क्वेश्चन कर सकते हैं. जो हैंडल वो मैटर कर रहे हैं आप उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपने देखा कि न्यूज़पेपर्स भी बैन हुए और सिविल लिबर्टीज़ भी कटेल हो गई. एनीवेज, थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है कि डिक्टेटर जो होता है वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती. अब क्या हो रहा है राइट नाउ इन नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन आफ्टर हिज फादर्स डेथ वो रूल कर रहा है, और जब तक वो मर नहीं जाएगा वो रूल करेगा. ठीक है. इन वेनेजुएला राइट नाउ, वेनेजुएला का मुद्रो जो है वो उसने आफ्टर द डेथ ऑफ
एडले था उसका, मुझे अभी उनका वो याद नहीं आ रहा। उसका सक्सेसर के तौर पे वो आए, और अब वो एक अथॉरिटेरियन वो है, रूलर है, वो इसी तरह ही रूल कर रहा है। वो जब तक मर नहीं जाएगा कहीं पे, या उसको कोई और मिलिट्री जुंता का एक ग्रोह जो है वो उसको ओवरथ्रो नहीं कर पाएगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आएगी। फिर उसके बाद आप क्यूबा को देख लें, क्यूबा के अंदर भी सेम है। जब से क्यूबन लीडर जो है वो उसकी डेथ हुई है, अब मुझे उसका नाम भी नहीं याद आ रहा, उसके बाद से वो सेम है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर मोहम्मद कदाफ़ी को ओवरथ्रो ना किया जाता 2011 में, तो वो 5-10 साल या मे बी 12 साल और वो इसी तरह रूल करता। ये इसकी कोई सक्सेशन नहीं है। और जब सक्सेशन होती है तो आपको पता है कि ये जो फेल्ड सक्सेशन थी बशारुल असद फैमिली की, जो असद फैमिली है ये 1970 से रूल करी है सीरिया को। और पहले इनके फादर थे बशारुल असद, और अब खुद पहले असद क्या हो गया, उसका फादर था, फिर उसके भाई जो थे वो बनना था, बट उसके उसके उसको मर्डर कर दिया गया। दूसरा भाई जो था उसको भी वो कहीं एक्सीडेंट में मर गया। सो उसके फादर के बाद अब वो बशारुल असद रूल कर रहा है। मुझे बशारुल असद के फादर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट एनीवेज ओके। सो ये लाइफ लॉन्ग होता है, नो लिमिटेशन, कोई ड्यूरेशन नहीं होती। और जो फोर्थ है वो यही है कि ही होल्ड्स पावर, डिक्टेटर होल्ड्स पावर अनलेस ही इज़ डेड और ही इज़ किल्ड और ही इज़ ओवरथ्रोन। ओके, फिर राइज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी में आ जाते हैं कि अब टोटलिटेरियनिज्म कैसे है ये, मतलब इसकी ये क्यों इतना ज़्यादा ऑटोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियन रूल कैसे है। अब वो कहते हैं कि जो ऑटोक्रेसी है, जिसको बेसिकली ऑटोक्रेसी, टोटलिटेरियनिज्म और कंप्लीट और अथॉरिटेरियन, ये जो रूल है ना, ये वर्ड्स हैं, बेसिकली ये है कि कंप्लीट कन्फिस्केशन ऑफ पावर हो जाती है। जो एक डिक्टेटर होगा वो आपको सांस भी अगर आप लोगे ना तो वो रिकॉर्ड हो रही होगी, मतलब इतनी ज़्यादा सिविल लिबर्टीज़ कटेल हो जाती हैं। आपकी इंडिविजुअल की जो लिबर्टीज़ हैं, जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। कंट्री जो होता है वो पूरे का पूरा सिंगल पर्सन, और फिर जो मिलिट्री जुंता होती है, जो टॉप ब्रास होती है उस जनरल के साथ जो आई हुई होती है, वो उनके हाथों में चला जाता है। सो आपके पास कोई फ्री इलेक्शन नहीं होते, आपके पास कोई होप नहीं होती। सो इसको पूरी की पूरी जिस तरह के अपनी मर्ज़ी से लॉज बनते हैं, और जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो थ्रू फोर्स होती है, और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। सो इसकी वजह से इसको ऑटोक्रेसी, टोटलिटेरियनिज्म और इस तरह के वर्ड से देखा जाता है। अब वो कहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी में बार बार कंफ्यूज कर रही हूँ। आपको पता है कि एरिस्टोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ फ्यू लर्नड पॉलिटिशियंस है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये ऑटोक्रेसी इज एज ओल्ड एज पोलिटिकल हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री इज रिपेलेंट विद द स्टोरीज ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर्स, किंग्स, एम्परर्स सिंस वेरी। अब ये जो है वो कहते हैं कि आप ये जो एंशियंट टाइम पीरियड में आप ऑटोक्रेसी को ले लें, उन एम्परर्स और किंग्स के थ्रू जिन्होंने रूल किया है सेंचुरी से ह्यूमन बीइंग को। सो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, इसके लिए एक और वर्ड भी, एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म भी वही है, कंप्लीट पावर जो है वो यानी कि उसको मिलती है, नो लिमिट। आप इसको अनलिमिटेड पावर के सेंस में कह लें, आप इसको कह लें कि सुप्रीम जो है वो रूलर, उसके सेंस में कह लें। Absolutism is not even a new political phenomenon. The Roman emperors or the modern European kings or rulers like Philip II of Spain, William of Orange, कॉर्नवल, अब नेपोलियन और ये जो सारे किंग्स के नेम ले रहे हैं, ये यूरोपियन किंग्स थे, मिलिट्री रूलर के तौर पे भी इन्होंने गुजारा। ओके, और शहनशाह ऑफ ईरान, ये शहनशाह ऑफ ईरान वो रज़ा शाह पहलवी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और मैकडो ऑफ जापान, ये सारे जो हैं ये इनको एब्सोल्यूटिस्ट थे, ठीक है, कंप्लीट पावर इन्होंने अब्जॉर्ब की है। ऑल ऑफ देम डिपेंडेंट ऑन द ओल्ड कस्टम, लॉज एंड ट्रेडिशंस ऑफ देयर कंट्रीज। एब्सोल्यूट अथॉरिटी बता दिया मैंने आपको कि इनकी जो पावर होती है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दो नन ऑफ देम टेस्ट, ओके छोड़ो इनको, आगे चलते हैं। अब वो मॉडर्न उसके साथ थोड़ा सा वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो मॉडर्न डिक्टेटर है, it captures supreme power against law and constitution and secures popular support by a strong government and plebiscite.
स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वही देख लें आप, जब मुशर्रफ आए को डेटा के थ्रू मार्शल लॉ लगाया उन्होंने, तो 2002 के इलेक्शंस हुए और JUIF पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जमात बन के उसने रूल किया अलॉन्ग विद MQM एंड जमात इस्लामी। ये हो गया, और प्लेबिसिट बता दिया वो कैसे हुआ। ओके, सो फिर hence the new kind of autocracy is sometimes described as popular autocracy। जिस तरह popular democracy है यानी कि रूल ऑफ पीपल और उनकी विल ऑफ पीपल, इसी तरह पॉपुलर ऑटोक्रेसी भी है। और मॉडर्न डिक्टेटर इज़ यूजुअली अ सक्सेसफुल मिलिट्री मैन और अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पार्टी लीडर। स्ट्रॉन्ग पार्टी लीडर के सेंस में अगर आप लें तो फिर आप इसको शी जिनपिंग जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उसको भी आप ले सकते हैं इसमें, क्योंकि चाइना में वन पार्टी रूल है और वो एक्सट्रीम पावर्स एक्सरसाइज करता है और उसको भी तक लाइफ लॉन्ग भी उन्होंने बना दिया है। सो आप उसको भी इस सेंस में ऑटोक्रेट के सेंस में ले सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि 3 टाइप्स हैं मॉडर्न डिक्टेटरशिप्स की। अब ये वाली 3 टाइप्स है ना, ये समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको नाजी जर्मनी का फाशिज़म भी आ जाएगा, इसमें डिक्टेटरशिप भी आ जाएगी, नेशनल डिक्टेटरशिप भी आ जाएगी, नेशनल ऑटोक्रेसी जो है ये जो वो है नेशनलिस्टिक काइंड ऑफ लीडर्स जो हैं, जैसे विक्टर ऑर्बन राइट नाउ इन हंगरी, जैसे कि टर्की में राइट नाउ ताइब एर्दोगान। और फिर कम्युनिस्ट इसमें भी आ जाएंगे। कम्युनिस्ट में आप पुतिन को ले लेंगे, शी को ले लेंगे, चाइनीज़ को। ये सारे मतलब कैसे पावर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी ओरिजिन की तरफ चलते हैं। जो ये टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू डिक्टेटरशिप्स काम करती हैं वो बता देती हूँ। वो कहते हैं कि यूजुअली इनको राइटर्स जो हैं वो एक ही ब्रैकेट में डालते हैं। वाई द पोलिटिकल साइंटिस्ट यूजुअली use one bracket for all of them and put them into single category for the reasons of propaganda techniques of simplification। कि इन सब के ना सेम स्टाइल होते हैं, सेम टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू ये रूल करते हैं। बट वो कहते हैं कि देयर आर ग्रेट डिफरेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन एंड आइडियल्स बिटवीन ईच ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स। सबसे पहले आ जाते हैं फाशिज़म की तरफ। फाशिज़म चाहे वो बेनितो मुसोलिनी का इटली में होगा या वो हिटलर का नाजी जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जर्मनी में होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ख़त्म होने के बाद कहते हैं कि जो राइज है वो डिक्टेटरशिप में हुआ 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसमें कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप का राइज हुआ थ्रू कौन सा रेवोल्यूशन था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। और लीलन वहाँ पे आ गया, व्लादिमीर लीलन, और उसने कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कायम कर दी। 1921 में कमाल अतातुर्क ने टर्की के अंदर नेशनलिस्टिक डिक्टेटरशिप कायम की और बेनितो मुसोलिनी ने 1922 में इटली के अंदर फाशिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। 1933 के अंदर में
हिटलर ने जर्मनी के अंदर थ्रू नाजी, वो जो पार्टी थी उसकी, वो नाजी, इसको आप नाजी जर्मनी, नाजी डिक्टेटरशिप, वो उसने कायम की। वो थ्रू इलेक्शन आया था, बट इलेक्शन भी ऐसा था कि प्रोपेगेंडा टेक्निक्स के थ्रू बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आइदर दे वर बैंड और लार्जली डिफेम, जिसको आप कहते हैं झूठ और इस तरह के प्रोपेगेंडाज के थ्रू उनको बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो स्टैंड नहीं कर पा रही थी। जिस तरह रशिया के अंदर बोल्शेविक्स जो है वो इट्स ट्रांसलेटेड एज पार्टी ऑफ मेजॉरिटी, सो एक पार्टी ऑफ माइनॉरिटी भी थी। अब मुझे उसका वो टर्म याद नहीं आ रहा रशियन लैंग्वेज में, बट वो भी थी, बट वो इलेक्शन हार गई थी। वो जो रेवोल्यूशन था वो उसमें हार गई थी और वो अगेंस्ट थी इस कम्युनिज्म के। एनीवेज, सो एशियन ब्रांड का ये जो फाशिज्म था, वो कहते हैं कि दे वाज इट वाज सीन इन जापान। जापान के अंदर भी इंपीरियल मोनार्की थी, बट एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी, इन तीनों ने फाशिस्ट गवर्नमेंट्स ने, जर्मनी, इटली एंड जापान, इन्होंने अलायंस बनाया और क्या हुआ कि पूरी वर्ल्ड को वर्ल्ड वार टू की तरफ धकेल दिया। वो आपको पता है फिर बाद में क्या हुआ। ओके, ये जो तीनों डिक्टेटरशिप्स हैं, फाशिस्ट डिक्टेटरशिप्स हैं, कि इसका बाद में आप मुसोलिनी को हैंग कर दिया गया। हिटलर जो था वो एयर रेड में मारा गया बर्लिन के अंदर, और जापानीज़ ने जब उनके ऊपर बॉम्ब्स गिराए गए, एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। सो अमेरिकन्स दे सेव देम, और वो डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। और एनीवेज, फिर वो कहते हैं कि कुछ शक्ल में, किसी शेप में ये डिक्टेटरशिप स्पेन के अंदर भी देखने को मिली, और बाद में ये चाइल्ड और बाकी में भी उसको छोड़ दें। एनीवेज, वो कहते हैं कि इन सब के अंदर दो डिक्टेटरशिप जो थी वो सर्वाइव कर गई हैं। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप जो कि हमें सोवियत रशिया के उसमें यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसकी शक्ल में देखने को मिली, जिसने ग्रो किया बहुत ज़्यादा। और टर्की के अंदर जो थी वो डिक्टेटरशिप सक्सेसफुल रही इतनी ज़्यादा कि बाद में वो रिपीटेडली मार्शल आर्ट डिक्टेटर्स ने ओवरथ्रो थ्रो करके गवर्नमेंट्स को अपनी गवर्नमेंट मेंटेन की। ये जो दो वो थी, बाद में रशिया के अंदर आपको पता है यूएसएसआर जब टूटा तो वो दो पॉलिसीज़ के थ्रू टूटा। उसकी वजह से पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, जिसने दो पॉलिसीज़ ऐसी थी जो कि डेमोक्रेसी को के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही थी। सो उसने इसको वीक कर दिया, और वो पहले ही ब्रिंक पे था। डिक्टेटरशिप्स के अंदर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, साउथ एशिया के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश, इजिप्ट के अंदर जमाल अब्दुल नासिर, इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन, लिबिया के अंदर कद्दाफ़ी, और इंडोनेशिया के अंदर भी हैं बट वो उसको आपको याद नहीं रहेगा, और बर्मा के अंदर राइट नाउ भी उनकी वो सेमी डिक्टेटरशिप ही है। मेन फीचर्स की डिक्टेटरशिप जो है वो बेसिकली कहते हैं कि किस वजह से वो सस्टेन कर जाती है, वो क्यों आती है, उसके बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट वो कहते हैं कि इट्स अ क्राइसिस प्रोडक्ट। जब भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्यास होता है, ये हमेशा वे प्रोवाइड करता है डिक्टेटरशिप को, क्योंकि डेमोक्रेसी मोर और लेस हमेशा फेल हो जाती है क्यास के अंदर। आपने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड देखें, कितनी ज़्यादा गवर्नमेंट्स वीक हो गई थी, क्यास था कितना कंट्रीज़ के अंदर। आप देख लें इसको, जब भी वॉर और इस तरह की सिचुएशन होती है, ये हमेशा वे प्रोवाइड करती है डिक्टेटरशिप को। All kinds of dictatorships are products of crisis, whether it's due to constitutional, political, social, economic, or religious reasons. Inability of the democracy to function properly and internal weaknesses are undoubtedly the main cause of establishment of modern dictatorial rule. ये तो फर्स्ट हो गया। वो कहते हैं कि once in power, the dictator continues to stick to power till death or when overthrown by a new dictator, or by the people revolting against him as they did against आप अयूब कह लें, मुशर्रफ कह लें, ज़िया की तो डेथ हो गई। फिर वो कहते हैं कि जो डिक्टेटर की पावर होती है, ही एक्सरसाइजेज आर्बिट्रेरी पावर, उसके पास कोई लिमिट नहीं है, कोई राइट एंड रॉन्ग का वो डिफरेंस नहीं रखता। एवरी डिक्टेटर रिक्वायर्स एब्सोल्यूट and exclusive monopoly of power. In some cases, the dictator may share power with other leaders of the party or elite group. वो मिलिट्री जुनता हो सकती है, वो पॉलिटिकल पार्टी की वो टॉप ब्रास हो सकती है जिसने इसको पावर में लाया है, बट वंस एंड फॉर ऑल वो आहिस्ता आहिस्ता करके, जिस तरह अयूब खान ने किया, वो उनसे ही वुड गेट रिड ऑफ दैम। सिकंदर मिर्ज़ा के थ्रू ही इनवाइटेड हिम कि आप आए, मार्शल लॉ लगाएं, कंट्री में इस टाइम क्योस बहुत ज़्यादा है। आफ्टर 3 weeks
अयूब खान साहब को ये इत्तला मिली कि सिकंदर मिर्ज़ा इज़ ट्राइंग टू टॉपल हिम और वो मेंटेन रहना चाह रहा है। उन्होंने सीधे तरीके से सिकंदर मिर्ज़ा को घर भेज दिया और ख़ुद फिर काफ़ी अर्से तक रूल करते हैं। थर्ड, वो कहते हैं कि ये जो डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज़ की, डिक्टेटर जो होता है वो एग्रेसिव मीन्स के थ्रू उसको इम्प्लाई करता है। Decisions and policies in dictatorship are very aggressively and dynamically implemented. This is the real reason why one of the reasons why dictatorship is often more successful than democracy. But there is a catch. It's only successful for few years. कभी भी dictatorship permanently solution नहीं है. Dictator क्या करता है कि अपनी policies को one way or another वो force के through, pressure के through, tactics के through implement करवा लेता है. एग्जाम्पल इसकी ये है कि अयूब खान ज़ियाउल हक साहब के टाइम पीरियड में देयर वाज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओवर स्पीकर। ज़ियाउल हक साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोला इलेक्शन अभी हुए हैं, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन थे, और आप लोग अभी पार्लियामेंट में आए हैं। ये जो फ़ारूक साहब हैं जो कि ही इज़ हस्बैंड ऑफ ज़ाहिदा हुसैन, फेमस पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की, उनके हस्बैंड थे। उन्होंने कहा कि आइदर यू पीपल, ये मेंशन जो है रेफरेंस है वो शी गेव that reference in her book Power Failure. She said that ज़िया साहब ने हमें बुलाया, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेन जो लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट जो थी पॉलिटिकल एलीट थी, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर आप फ़ारूक साहब को एज ए स्पीकर फारिग कर देंगे इन ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और मैं सबको घर भेज रहा हूँ, मैं ये कॉल ऑफ कर रहा हूँ पार्लियामेंट को, और कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेगी। सो अल्टीमेटली फ़ारूक साहब को घर पे जाना पड़ा और अपनी मर्ज़ी के ज़ियाउल हक साहब ने अपनी मर्ज़ी के स्पीकर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दिए। यही काम कोई और प्राइम मिनिस्टर या सदर करता तो इस टाइम पूरा मुल्क जो था वो उसने हड़ताल और वो फसाद के थ्रू, मुल्क में जब डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ पे इस तरह के फ़ैसले नहीं लिए जा सकते, कोई आपको मनोवर नहीं कर सकता। एनीवेज, फिर हाँ, अब PMLN के टाइम पीरियड में 2018 में सडनली PPP, PTI और बाकी पार्टीज़ ने लॉबिंग की, और चेयरमैन सेनेट जो थे रज़ा रबानी, उनकी जब टाइम पीरियड पूरा हो रहा था तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के सादिक संजरानी को ले आए, उसको चेयरमैन बना दिया अगेंस्ट PMLN's विश। तो क्या हुआ, आप जब PTI गवर्नमेंट में आ गई है तो अगेन PPP और PMLN ये लॉबिंग कर रहे हैं, और कुछ दिनों में सादिक संजरानी साहब घर पे चले जाएंगे क्योंकि PTI के पास मेजॉरिटी नहीं है, और इवन विद द सपोर्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट वो मेंटेन नहीं कर सकते रूल। उनको घर पे जाना होगा, ये लोग अपनी मर्ज़ी का लेके आएंगे, लेट्स सी क्या होता है। सो डेमोक्रेसी में चीज़ें आसान नहीं हैं, पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती, और स्पेशली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जहाँ पे प्रोविंस कुछ और कह रहा है, सिंध का क्लैश रहता है हमेशा फेडरल के साथ। पंजाब का जो मोस्टली गवर्नमेंट होती है वो क्योंकि फेडरल में होती है सो उसका प्रॉब्लम नहीं होता। बलूचिस्तान वाले रोते रहते हैं, KP जो है वो सुना बहरे गूंगों की तरह काम कर रहा होता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको डेमोक्रेसी के अंदर आपको ऑन पेज होना पड़ता है। फिर आते हैं इसके डिस्पॉटिक मेथड्स की तरफ, कि वो सोशल कंट्रोल जो होता है, जो पॉलिटिकल सोशल कंट्रोल जो होता है, सिविल लिबर्टीज़ जो कटेल होती हैं, स्पेशली ये जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट हैं, इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, जैसे कि ज़िया के टाइम पीरियड में भी जर्नलिस्ट को कोड़े मारे जाते थे और इस तरह की हरकतें। अयूब खान साहब ने सारे न्यूज़पेपर्स बैन कर दिए, उनकी वो जो भी लिखने वाले थे वो सब उनके ऊपर। डिक्टेटर्स एम्प्लॉय फोर्स, terror or intimidation and propaganda to make people obey their decisions, laws, policies. Political parties are banned, newspapers are suppressed, and civil liberties or fundamental rights are done away with. कि उनके साथ तो वो हाथ धो दिए जाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल और बेसिस जो हैं, बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पावर जो हैं, वो क्योंकि आते साथ ही सबसे पहला डिक्टेटर जो वो काम करता है पाकिस्तान के अंदर भी, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू के दो तो उन्होंने वो जो थे वो ख़त्म कर दिए, जो थर्ड वन था वो ख़त्म नहीं हो सकता था, सो उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। नॉट एब्रोगेटेड था ख़त्म करना, बट सस्पेंड कर दिया उसको। सो डिक्टेटर, द फर्स्ट थिंग अ डिक्टेटर डज इज़ टू अबॉलिश द कॉन्स्टिट्यूशन और टू रिस्ट्रिक्ट इट्स एप्लीकेशन। समटाइम्स ही इशूज़ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन of his own, devising so as to legalize his rule.
लिस्टिमेसी के लिए, लीगल लिस्टिमेसी के लिए। द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सिस्टम इज़ वन रीज़न वाई सक्सेशन इज़ नॉट ईजी और एज पीसफुल अंडर द डिक्टेटरशिप। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से वो जो जिसमें बाद में इमरजेंसी भी लगी और 2007 के अंदर ये जो सारे हंगामे हुए, वो क्या हुआ, पीसीओ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के नाम से मुशर्रफ साहब ने एक ऑर्डर जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके अंदर जजेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो मुशर्रफ साहब के ना तो उनके खिलाफ केसेस सुन सकते हैं, ना उनको उस तरह समन कर सकते हैं, ना उनकी जो टॉप ब्रास है उसको बुला सकते हैं। उस टाइम तो जिन जजेस ने इसके पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, दे वर कंसिडर्ड लॉयल टू द डिक्टेटरशिप, उनको काम करने दिया गया, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे। बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब थोड़ी सी पार निकालने की कोशिश की, जुडिशरी को थोड़ा सा अपने तहत चलाने की कोशिश की, मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा के उनको घर भेज दिया, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब वाज नॉट द काइंड ऑफ मैन जो कि आराम से बैठते। उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किए, उन्होंने इसके अगेंस्ट वकला की वो जो तंजीमें थी, वो जो लॉन्ग मार्च हुआ और जो वकला की हड़तालें वो सब शुरू हुई, कराची के अंदर लोगों को मारा गया जब उन्होंने जाना था, MQM ने बहुत बंदों को मारा, फसाद हुआ, सब कुछ हुआ, और फाइनली लाल मस्जिद की कैटास्ट्रॉफी लैदा, और ये इसकी वजह से मुशर्रफ को स्टेप डाउन करना पड़ा और उसको रिवाइव करने पड़े ये ऑर्डर्स। जियो वगैरह भी ब्लॉक हुआ, बंद हो गया था, और ये सारी चीज़ें। एनीवेज, ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन पे इसकी तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि थोड़े से इसमें बस इसको थोड़ा सा ही वो करूँगी जल्दी जल्दी से। जो नाजीज़म है, जो फाशिज़म है, वो ये कहता है कि इट मर्जेस रिलीजन विद द स्टेट एंड गिव्स सुपीरियर स्टेटस टू स्टेट। वो कहते हैं कि जो रिलीजन है इट कम्स अंडर द स्टेट, ठीक है। बेनितो मुसोलिनी की कोट है यहाँ पे, कोट, स्टेट इज़ टू बी ऑल एम्ब्रेसिंग, outside it no human or spiritual values can exist, much less have any value, period. Fascism is totalitarian, unquote. So बेनितो मुसोलिनी कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल होगी स्टेट, और वो ह्यूमन हर तरह की वैल्यूज़ को वो कवर करती है, उसके बाहर कुछ नहीं है, उसके बगैर कुछ। फिर वो कहते हैं कि फाशिस्ट आइडियल्स में जो स्टेट है, इसको इट्स एवरीथिंग फॉर द स्टेट, नथिंग आउटसाइड इट एंड नथिंग अगेंस्ट इट, अनकोट। ये भी है कि जो बेसिकली ये आपको कम्युनिज्म में भी देखने को मिलता है कि मज़हब को अहमियत नहीं दी जाती, सब कुछ जो है वो स्टेट है और उसी के लिए है और सब कुछ। एनीवेज, इंडिविजुअल के पास कहते हैं कोई राइट्स नहीं होती, सिर्फ वो ड्यूटीज़ होती हैं। ही हैज़ रेंडर्ड एब्सोल्यूट एंड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू द लीडर। Mussolini put it as this: the duties of citizens are, quote, to believe, to obey, to fight. To believe यानी कि to believe in the leader, to obey, to fight, unquote. फिर कहते हैं कि नाजीज ने एक कोट है जो मैंने पहले भी बोली हुई है कि render to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. तो नाजी जर्मनी की जो पार्टी लीडर्स थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा के थ्रू इस कोड को चेंज कर दिया कुछ इस तरह, कोड, render unto Caesar what is Caesar's and unto God and unto Caesar what belongs to God. So वो कोड भी चेंज हो गई कि जो खुदा को की जो क्या होती है, क्या उसको कहते हैं, इबादत जो करते हैं, पूजते जो हैं आप, वो भी आप स्टेट को करो। सो ये सब वो चेंज हो गया। कम्युनिज्म के अंदर आपको पता है कि चाइना जो है, राइट नाउ चाइना इज़ द बिगेस्ट एथिस्ट स्टेट। कम्युनिज्म जो है वो रिलीजन का इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो कहते हैं कि इट्स टूल ऑफ स्लेवरी और ऑप्रेस्ड को दिया जाता है। जो फ्रेडरिक नीश ने भी उसने कहा कि जो क्रिश्चियनिटी है इट्स काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट द यूरोपियंस क्रिएटेड फॉर देम, कि जब वो ऑप्रेस थे, जब वो उनके साथ जुल्म हो रहा था, तो दे डिडंट हैव एनी पावर, सो उन्होंने एक नया रिलीजन बना लिया क्रिश्चियनिटी के, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई एक भी थप्पड़ मार रहा है तो आप उसको अपना दूसरा गाल पेश करें। बेसिकली दे जस्टिफाइड देयर हेल्पलेसनेस विद द एक्सप्लेनेशन कि आपको इसके बदले सवाब मिल रहा है, आप मॉरली उससे सुपीरियर हो। सो इट्स ऑल क्रैप. You follow Christianity when you are oppressed and you have no other way to get away with it. सो कम्युनिज्म भी ऐसे ही है। इवन दो जो रशिया है उसके अंदर वहाँ पे कैथोलिज्म जो है, क्रिश्चियनिटी जो है वो होती है, एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे लोग हैं, बट ऐसे उस तरह प्रैक्टिकली वो नहीं है। और चाइना जो है वो टोटली एथिस्ट स्टेट है।
Communist dictatorships is opposed to religion and seeks to abolish it altogether. Nationalistic dictatorships usually endeavors to separate religion from politics. चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं, चाहे वो जमाल अब्दुल नासिर हैं, अनवर सादात हैं, अयूब खान हैं, इवन दो ज़िया ने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश किया क्योंकि वो टाइम पीरियड की डिमांड थी, चाहे वो मुशर्रफ हैं, बस इस तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं, चाहे वो सद्दाम है, सद्दाम वाज टोटली, सम पीपल से कि सद्दाम वाज अगेंस्ट शिया, सद्दाम वाज टोटली, आप उसके कोर्स पढ़ें, कुछ बुक्स में मैंने पढ़ी हैं, वो ही वाज टोटली अगेंस्ट रिलीजन, ही सेड दैट रिलीजन इज़ जस्ट टूल फॉर पॉलिटिकल गेम्स के लिए आप उसको यूज़ करते हो. ओके, डिफेक्ट्स ऑफ डिक्टेटरशिप, जस्ट क्विकली से 4-5 डिफेक्ट्स हैं, इनको डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत कॉमन है, आपको समझ आ जाएंगे. Dictatorship regards the state as the end and the individual as the mean. State as the end means कि power exercise करनी है, how? Through individual as the means कि वो जो dictator होता है वो is totalitarian. It controls everything and regulates every activity of the individual and the society. So dictatorship makes no distinction between the state and society. The individual has no life and no rights of his own apart from what the state gives him. In democracy, in contrary to this, in democracy the individual has the rights and freedoms. The state exists as means to his happiness and self development. यही बात जो हमें जॉन लॉक की और रूसो की थ्योरी में मिलती है कि हमें उसकी जनरल गुड और हैप्पीनेस को देखना है. In dictatorships the individual is a means to the attainment of the ends of the state, और वो state क्या है, वो dictator himself है. Anyways, secondly, dictatorship is based on force and violence, not on discussion and argument, क्योंकि उसका power grabs का तरीका ही unconstitutional है, illegal है, उसके पास political legitimacy नहीं है, so आप उसको explain कर ही नहीं सकते through reason and discussion. Third, dictatorship leads to apathy in public life. कैसे? Right now बड़े मज़े की सिचुएशन चल रही है इन रशिया एंड इन हांगकॉन्ग. दोनों जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, बट जो एक यहाँ पे मुझे एक शेयर भी पढ़ना था, मैं भूल गई उस शेयर को, सॉरी. जावेद अख्तर साहब का शेयर है डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट, और ये जो पॉलिटिकल कॉन्फिस्केशन होती है जो राइट नाउ हमारे पाकिस्तान में भी, जिसको मैं तो फाशिज्म की उसमें रूप में देखूँगी कि आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो आपके अगेंस्ट हैं, आप उनको मैसेज से कांटेक्ट नहीं करने दे रहे हो, आप उनकी मीडिया ट्रायल्स कर रहे हो, और आप उनके इंटरव्यू बैन कर रहे हो, और ये सब जो चीज़ें हैं. जावेद अख्तर साहब कहते हैं, पहले 2 लाइनें छोड़ी हूँ, ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकूं बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है. यही है डिक्टेटरशिप में भी. जब अब ज़्यादा अरसे तक लीबिया के अंदर जो हुआ, जो इजिप्ट के अंदर हुआ, लोगों को स्प्रेस करके रखते हो, तो ये जो रेवोल्यूशन है, ये आल्दो ये आपको सडन लगता है एकदम से, लेकिन ये सडन नहीं होता. रज़ा शाह पहलवी ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन आया, वो क्यों आया? क्योंकि ईरानियंस जो थे दे वर फेड अप, उनके राइट्स बहुत कर्टेल हो रहे थे, उनकी सिविल लिबर्टीज़ सप्रेस हो रही थी, उनको जो इस्केप मिला. ईरानियंस आर नॉट, आप उनको बहुत रिलीजियस समझते हैं, ईरानियंस आर नॉट रिलीजियस, ठीक है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आगे ये बताऊंगी, तो उसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिन 4 स्टेट्स के अंदर है, उन सबका नेशनलिस्टिक और रेस बेस्ड जो नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. इस गलत फहमी से निकल आए कि ईरानियन के जो, क्योंकि वो थियोक्रेटिक स्टेट है तो वो बहुत रिलीजियस है. नहीं, ईरान राइट नाउ वज क्या आना चाहिए आप उससे, वो फंस गया उस चीज़ के अंदर. वो जो ईरानियन थियोक्रेसी है, जो शाह साहब का, जो आयतुल्ला खामेनेई का वो जो प्लान था उसके अंदर, क्योंकि उनको उस टाइम कोई और ओपोनेंट मिला ही नहीं जो उनको सक्सेसफुली लीड कर सके. मुसद्दक जो था, जो फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, उसको रज़ा शाह पहलवी ने विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन CIA के गेम प्लान के थ्रू उसको रेवोल्यूशन इस तरह का क्रिएट करके उसको मरवा दिया, वो कत्ल कर दिया गया. और उसके बाद ईरानियंस के पास वो ही वाज मर्डर इन 1952-53. उसके बाद ईरानियंस को कुछ हेल्प मिल ही नहीं रही थी. जब वो टोटली हेल्पलेस हो गए तो उन्हें आयतुल्ला खामेनेई जो हैं उनकी शक्ल में एक वो सेवियर नज़र आया,
और आयतुल्ला ख़मैनी ने वो किया जो राइट नाउ ट्रम्प कर रहा है, वो उसने हर वो चीज़ें, हर वो डिसीजन जो रज़ा शाह पहलवी ने लिया या जो ओबामा ने लिया वो रिवर्स कर दी. सो सिंस देन Iranians are stuck with this कि वो religious thing और and all this. Anyways, Iranians जो हैं they are more proud nation, और वो इस बात पे प्राउड नहीं है कि वो मुसलमान हैं, वो इस बात पे प्राउड है कि वो ईरानी है. ईरान की अपनी तारीख़ है, वो इसी तरह ही है जैसे रोम्स और ग्रीस की है, और वो अपने आप को दे हैव दिस कहना चाहिए एक्लेमेशन और क्रेडिट और अप्रिसिएशन इन द वर्ल्ड, जिस तरह इजिप्शियंस की है कि वो मुसलमान से ज़्यादा अपने आप को इजिप्शियन कहलाना पसंद करते हैं. सो ये इनका जो नेशनलिज्म है ये रेस बेस्ड है, सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. एनीवेज, सो किधर थे हम लोग? एज नो पोजिशन एंड वो अपोजिशन पार्टीज़, हाँ मैं कह रही थी कि रशिया के अंदर इस टाइम अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो पुतिन उनको बहुत ज़्यादा स्प्रेस कर रहा है. सो वहाँ पे लोग सड़कों पे कल के डॉन में या आज के डॉन में या किसी न्यूज़पेपर में, आज के एक्सप्रेस में शायद, उनकी पिक्चर लगी हुई है कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं और पुतिन के अगेंस्ट वो हो रही है. इवन दो कि वहाँ पे मीडिया फ्रीडम नहीं है, बट चीज़ें निकल आती हैं, आप सब कुछ पा के नहीं रख सकते. हांगकांग के अंदर अगेंस्ट चाइना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था. जो गवर्नमेंट राइट नाउ वहाँ पे काम कर रही है, मुझे वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं नाम भूल गई हूँ, वो प्रो चाइना है, और जो लोग हैं वो टोटली अगेंस्ट चाइना है. सो उसने बिल पास करने की कोशिश की एक्सट्रेडिशन का, कि चाइना जो है वो किसी को भी हांगकांग के अंदर चाहे वो उसने बना ली हुई है वो उसको लेके जा सकता था. तो सो उसकी वजह से अभी तक लोग जो हैं वो रोडों पे हैं, वो पुलिस उनको मार रही है, चिली जो पेपर स्प्रे होती है वो स्प्रेड कर रही है, सब कुछ हो रहा है. लेकिन वो कह रहे हैं कि नो, हांगकांग जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, आप उसको चाहे लीगली सेंस में ना लें, लेकिन आप उसके अंदर ये अपनी अथॉरिटेरियन जो चाइनीज़ वाली डिक्टेटरशिप है ये नहीं ला सकते. सो वो लोग जो हैं वो पागल हुए हैं, और हांगकांग ने लोगों को बेसिकली डेमोक्रेटिक स्टेट होने का सबूत दिया है कि मतलब वो सब कुछ करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अमलाक को, ये जो प्रॉपर्टी है पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे. इवन दो कि वो जो कचरा फैल गया था वो भी ट्विटर पे 1-2 मैंने पिक्चर्स देखी, वो उसको भी साफ़ करके साथ लेके गए जब उन्होंने प्रोटेस्ट बंद किया हांगकांग वालों ने. लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अगेन पुश कर रही है, सो दे आर ऑन द रोड्स अगेन. सो क्योंकि पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती अपोजिशन उसकी डिक्टेटरशिप में. सो डिक्टेटर जो है वो मोर लाइक एंजल थ्रू प्रोपेगेंडा उसको पोर्ट्रे किया जाता है कि वो बहुत सेव कर रहा है. जिस तरह आज तक हमारे लोगों का ख्याल है कि अयूब खान के टाइम पे बहुत तरक्की हुई और मुशर्रफ ने इकनॉमिकली बहुत पाकिस्तान को आगे लेके गए. लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें, स्टैट्स इसको नहीं करते. येस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी अयूब खान के टाइम पीरियड में, बट उसके और रीजंस थे. तो मुशर्रफ ने तो सारे फिगर्स चेंज कर दिए. एनीवेज, स्प्रेड फाशिस्ट डिक्टेटरशिप स्प्रेड्स वॉर एंड एग्रेशन, वो वर्ल्ड वार 2 का बता दिया. डिक्टेटरशिप इज़ अ नॉट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी इज़ अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन. क्यों? क्योंकि वो आपको सक्सेशन का बताती है, वो टाइम लिमिट बताती है, वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू पावर शेयरिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बताती है. और डिक्टेटर जो है वो ये सब कुछ इसके अपोजिट कर देता है, टॉपल डाउन कर देता है. एनीवेज, मेरिट्स 2 ही हैं डिक्टेटरशिप के. स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है तो उसमें रिवॉल्ट्स और इस तरह की चीज़ें क्योस होने का खदशा कम हो जाता है. सेकेंडली, क्योंकि एक ही बंदा होता है जो कि सुप्रीम पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है, आप उसको नो नहीं कर सकते, कोई अपोजिशन नहीं हो सकती. सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत एफिशिएंट होती है. एनीवेज, डन विद दैट. 10:28 हो गए हैं. थोड़ा सा इंट्रो दूंगी जल्दी जल्दी से. अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इन दोनों में अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है किस या उससे पीछे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, सो वो पूछ लें. 1-2 मिनट वेट करती हूँ. देन वी विल मूव टूवर्ड्स यूनिटरी एंड फेडरल स्टेट्स. कोई भी टाइप का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप पूछ लें, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. पॉलिटिकल साइंस की कह लें बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको कभी नहीं भूलने चाहिए, कभी भी नहीं. कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, no one is typing, so I'm gonna hit the next one. Unitary and federal states, ये भी क्लासिफिकेशन है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है. इन अ सेंस यूनिटरी में जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कोई प्रोविंसेस होते हैं, यूनिट्स होती हैं, लेकिन उनकी कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं होती. ठीक है. लोएस्ट लेवल पे, रूट लेवल पे एक लोकल गवर्नमेंट होती है. वो लोकल गवर्नमेंट
फ़ाइकाज़म, डेमोक्रेसी को मैं आज कर ही नहीं रही हूँ, टच ही नहीं कर रही हूँ, इट इज़ सो कॉमन, सो मैंने उसको आज छोड़ दिया है। डेमोक्रेसी कल होगी अलॉन्ग विद पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में सब चीज़ें कवर होंगी, लेकिन आज बेसिकली जो थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे, मेरा दिल था कि वो पहले कर लें, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े समझने वाले हैं। डेमोक्रेसी इज़ ऑन एवरीवर्ड्स लिप्स, सो यू वोंट फाइंड एनीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी नोन टू यू, कुछ ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा डिफरेंट होगा। ओके, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, बेसिकली वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के लिए होती है। सारी पावर जो है वो वन सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज करती है। राइट नाउ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन, थैंक यू, यू वेलकम, माय प्लेयर। Unitary form of government right now is exercised in UK, England, then in France, in Iran, and in China, and in a practical sense in Russia. और कोई रह गया, इटली में भी। ये 4-5 ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत नॉन है, और यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज की जाती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये मोर कॉमन है, मोर प्रैक्टिकल है, मोर प्रैक्टिस की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, ये आपको हर जगह मिलेगी। क्यों? रशिया और चाइना की अगर आप एग्जांपल लें, तो ऑथर ने उसको बीच में ऐड नहीं किया था, बट मैंने उसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि ऑल्दो दे आर कम्युनिस्ट, बट दोनों जो हैं वो यूनिटरी हैं। यूनिटरी इन सेंस कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज करती है। और चाइना का तो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि चाइना ever since their ancient history, China has remained a state of governed by technocrats. सो चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसके लिए इसलिए कुछ नया नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद चाइना एक यूनिटरी स्टेट है, क्योंकि वो लोग उन लोगों को गवर्न ही सिंस द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग उनको इस सेंस में किया गया है कि टॉप में मोनार्क था, नीचे इस तरह एरिस्टोक्रेट्स, फिर टेक्नोक्रेट्स, और ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो चाइना की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दे आर ट्रेंड इन दिस वे फॉर सेंचुरीज। सो चाइना के लिए कुछ मुश्किल नहीं था। रशिया के अंदर उसकी पॉपुलेशन कम है पहली बात, और इन कॉन्स्टिट्यूशन रशिया इज़ अ फेडरल स्टेट, फेडरल रिपब्लिक। 22 उनकी रिपब्लिक्स हैं, जिसमें 21 जो है वो रिकगनाइज्ड है, बट 22 जो है वो क्रीमिया है, उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है। और बट प्रैक्टिकली वो भी एक यूनिटरी स्टेट है, फेडरल स्टेट है, और जो है वो कोऑर्डिनेट की जाती है विद दी लोकल गवर्नमेंट। इंग्लैंड जो है, हाँ, इन 4 रेसेस का मैं ये बताना चाह रही थी। ये जो चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, ईरानियन, इटालियन और रशियन जो हैं, आप इन चारों में देख लें, पांचों में देख लें, इनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसलिए एप्लीकेबल है इन सब स्टेट्स में क्योंकि इनका नेशनलिज्म जो है वो रेस बेस्ड है। आप इनमें से किसी को भी उठा के देख लें, ये आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं पंजाबी हूँ, बंगाली हूँ, मैं साउथ से हूँ, तमिलनाडु से हूँ, मैं यूएस के साउथ से हूँ, मैं फ्लोरिडा से हूँ, मैं कैलिफोर्निया से हूँ, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे मैं ईरानी हूँ, मैं इंग्लिश हूँ, मैं फ्रेंच हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ। इनका नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनमें डिफरेंसेस नहीं थे, कल्चरल बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड और इस तरह के अदर डिफरेंसेस, जिसकी वजह से इनके लिए इजी था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गवर्न करना, उनको चलाना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यूएसए, इन मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्यों फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्योंकि जो प्रोविंसेस हैं दे हैव डिस्टिंक्शंस। अब वो रिलीजन की बेस पे कर लें, रेस की बेस पे, कल्चर, और वो प्लेंटी ऑफ अदर कॉजेज़, बट उनके डिफरेंसेस होने की वजह से, इवन दो कि यूएस का एज सच आपको लगता है कि नेशनलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो उतना नहीं है। हर स्टेट जो है वो वहाँ पे अपने लॉज गवर्न करती है। नॉर्थ का साउथ से नहीं बनती, नॉर्थ जो है वो इंडस्ट्रियल है, साउथ जो है वो एग्रीकल्चरल है, साउथ जो है वो मोस्टली स्पेनिश स्पीकिंग है, नॉर्थ जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है। सो वो वहाँ पे भी बहुत से डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पे सक्सेसफुल है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड बी अ डिज़ास्टर, वुड बी अ कंप्लीट फेलियर। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, 3 फोल्ड ऑफ गवर्नमेंट होती है। सेंटर यानी कि कैपिटल, देन प्रोविंशियल यानी कि स्टेट के जो होते हैं, और प्रोविंसेस और फेडरेटिंग यूनिट्स, और देन लोकल गवर्नमेंट। इनकी जो 3 रिलेशनशिप्स होते हैं, ये जो
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नड होते हैं। इसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर डेलीगेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती लोकल गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिजिड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वेरी बेसिक रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। वो इनकी आपस में पावर ग्रांट करता है कि फेडरल कितनी पावर एक्सरसाइज करेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को वो कवर करेगा। प्रोविंसेस कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू और थ्रू डिफरेंट फार्मूलाज वो कौन सी पावर एक्सरसाइज करेंगे, वो कितनी सब्जेक्ट्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर अपनी मर्ज़ी से लॉ मेकिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर क्योंकि सिंध में हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरी थी तो फेडरल ने उनको लास्ट ईयर या इस साल के शुरू में ही उनको कहा कि हम गवर्न करेंगे, और वो राइट ले लिया था सिंध से। अब क्या हुआ, पैसे तो हैं ही नहीं, तो हॉस्पिटल कैसे चलेंगे। सो फेडरल ने कहा कि परसों या उससे पहले एक दिन की न्यूज़ है कि फेडरल ने बोला सिंध को, ये लो तुम्हारे हॉस्पिटल, तुम खुद चलाओ, चाहे जो मर्ज़ी करो, हम इसमें नहीं आएंगे। सो इस तरह की सिचुएशंस में ये पावर शेयरिंग होती रहती है स्टेट्स के बीच। यूएसए के अंदर ऑल्दो स्टेट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि मतलब एक स्टेट का दूसरी स्टेट के रूल्स से ज़मीन आसमान में फ़र्क होगा। आजकल फ्लोरिडा आई गेस, फ्लोरिडा की वो जो रियासत है उसका मैं पढ़ी थी, थोड़ा सा उसको फॉलो कर रही हूँ। वो एक्सट्रीमिस्ट रूल्स जो हैं वो इस तरह के उसने लॉज जो हैं वो पास किए हैं अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो जो उसमें पार्लियामेंट में। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि औरतों के साथ जो है वो वहाँ पे इस तरह हो रहा है कि सप्रेशन हो रही है उनकी, वो अपनी मर्ज़ी से अबॉर्शन नहीं करवा सकती। उनको जो वाइट सुपरमेसी है, जो वाइट नेशनलिज्म है, वो उसको ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है। सो वो टोटली अपोजिट है कैलिफोर्निया के। कैलिफोर्निया जो है वो मोर कह लें आप उसको रिप्रेजेंट करता है यूएसए की नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट को, मतलब उसकी जो स्टैंसेस जो हैं वो उसके साथ मिलते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो हैं प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और इसमें, ये बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो इंडिया का साउथ ईस्ट रीजन है, नागालैंड और ये जो ऊपर जो चिकन हेड, जो बंगाल, नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल, जो बांग्लादेश के साथ सारी स्टेट्स हैं, अगर आप वहाँ पे चले जाएं आपको लगेगा आप इंडिया के अंदर नहीं हैं, आप किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर आ गए। उनकी जो रहन सहन है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो लैंग्वेज है, फॉर्म जिस तरह वो रह रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने शायद कभी नाम भी ना सुना हो कि नागालैंड के अंदर कितनी बड़ी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है। मैंने कुछ अर्सा पहले 2 साल 3 साल 1-2 साल पहले पिक्चर्स देखी थी कि मिलिट्री वहाँ पे, इंडिया की अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सप्रेशन के साथ रूल कर रही है क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो सेपरेट होना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इतने सालों से सप्रेस रखा गया है, मिलिट्री हमारे साथ जुल्म करी है कि वहाँ पे औरतों ने नागालैंड के अंदर मिलिट्री जो है वो इंडिया की जो नागालैंड की वुमेन्स हैं उनके अंदर उनका रेप करती थी बहुत ज़्यादा। सो उन्होंने उनकी बूढ़ी औरतें, जवान, बच्चियाँ सब ने मार्च किया नेकेड। और वो ये आपको इंटरनेशनल मीडिया में नहीं दिखाया गया होगा सब कुछ, लेकिन वो पिक्चर्स थी और उन्होंने वो जो अपनी लैंग्वेज में उठाए हुए थे प्ले कार्ड्स और बैनर्स, वो ये थे कि हमारी जान छुड़वाओ इंडिया की मिलिट्री से, ये हमें सुकून से जीने नहीं दे रही। सो इस तरह की फिर एक रेड मूवमेंट भी है, कम्युनिज़म का वो जो बेस्ड वहाँ पे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है कुछ स्टेट्स में चल रही है। ये सारी चीज़ें एक डिफरेंट ही स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। बलूचिस्तान देख लें हमारे, वो डिफरेंट होगा। इंडिया का साउथ तमिलनाडु का रीजन देख लें, वो टोटली वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और ये सब चीज़ें हैं। नॉर्थ के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो ये सब डिफरेंसेस हैं चल रहे हैं, वहाँ पर पसंद नहीं किया जाता। सो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा क्योस है वो है कि प्रोविंशियल हार्मनी नहीं है सेंट्रल और प्रोविंस के दरमियान, और प्रोविंस के दरमियान भी नहीं है। जैसे पंजाब के पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो है वो सिंध, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान तो नहीं, सिंध और केपी जो हैं उनकी पंजाब के साथ हार्मनी नहीं है। क्यों? वो कहते हैं कि पंजाब हमारे राइट्स कन्फिस्केट करता है, हमारा पानी ले लेता है, हमारा इकॉनमी में शेयर ज़्यादा ले लेता है, बिजली हम लोग बनाते हैं डैम्स के थ्रू, पंजाब ले लेता है। सो ये सारे डिफरेंसेस फेडरल के अंदर देखने को मिलते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है,
कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है। ओके, और इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट से एक्सरसाइज, और जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोकल गवर्नमेंट से एक्सरसाइज होती है, ओनली गवर्नमेंटल पावर्स आर local government exercises यहाँ से for administrative convenience the country is divided into various provinces, cantons or departments with their own local administrative bodies, but these local governments exercise only such governmental powers as are delegated to them by the central government. In other words, relations between central and the local governments in a unitary state are those of subordination and are under central administrative control. All powers of state are concentrated in the central government. The local government bodies are only delegated authority because central government also determines how and when and how much of the authority shall be delegated to the local bodies, and even what shall be their territorial boundaries. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कभी भी फेडरल स्टेट अकेले डिसाइड नहीं कर सकती कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज कैसे चेंज होंगी. इट्स ऑलवेज डिसाइडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. और जब भी चेंज होगा तो जो अमेंडमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें अगर एक प्रोविंस के अंदर चेंज हो रही है तो उस प्रोविंस के अंदर आधे रेफरेंडम होगा और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसको पास करेगी. और अगर 2 प्रोविंसेस का है तो फिर वो भी उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है. सो वहाँ पे इतना इजी नहीं है चेंज करना. दूसरा, यूनिटरी स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स जो है दे हैव नो ऑटोनॉमी. दे आर मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स. उनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है. बट फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट्स होती हैं प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स, वो डिफरेंट पार्टीज़ की हो सकती हैं. उनके पास डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं. वो बहुत से इश्यूज़ पे क्लैश हो सकता है उनका फेडरल के साथ. सो वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. ओके, क्या टाइम हुआ है? 10:42. ओके, सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स. और अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आती हूँ. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में is one which has supreme powers in state are distributed by the constitution between the central government and the governments of the federating units, making each government supreme within its own sphere of powers. Power distribution जो होती है between federal and federating units वो under constitution होती है. दोनों अपनी अपनी जगह supreme होते हैं. As distinguished from a unitary government, a federation is a dual government with 2 sets of governments, each of which exercises supreme and original authority within its spheres of powers as defined by constitution. Okay.